हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले स्प्रिंट। आज हमारी क्लास होने वाली है जिसमें हम वन टेक में पूरा इंटीग्रल्स को समझेंगे। ओके, आइए समझते हैं क्या है इंटीग्रल्स। देखिए, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इंटीग्रल्स का मीनिंग क्या होता है। देखो, पहले समझते हैं इंटीग्रल्स का मीनिंग क्या है। देखिए, जैसे डिफरेंशियल होता था आपके पास, ठीक है। डिफरेंशियल का मीनिंग क्या होता था? जो डिफरेंशियल काम करता था, डिफरेंशियल कैसे काम करता था? डिफरेंशियल वर्क करता था यदि कोई लार्ज पॉइंट होता था, उस लार्ज पॉइंट को हम बनाते थे स्मॉल पॉइंट में, वो डिफरेंशियल का काम होता था। इंटीग्रल क्या काम करेगा? इंटीग्रल हम लोग वर्क करेंगे स्मॉल पार्ट को लार्ज में कन्वर्ट करने के लिए। यानी जब हम स्मॉल से लार्ज की तरफ जाएंगे तो इंटीग्रल वर्क करता है, जब लार्ज से स्मॉल की तरफ आते हैं तो हम लोग डिफरेंशियल पे काम करते हैं। ओके, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता था, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होता है, जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, एक एंटी डेरिवेटिव कॉल किया जाता है। मतलब क्या होता है, जैसे वायरस होता है ऐसे एक एंटी वायरस होता है, तो वो एंटी वायरस ही काम करता है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि यदि वायरस आ गया कंप्यूटर के अंदर तो उसका एंटीवायरस की डलवाना पड़ता है हम लोगों को। इस तरह से एक डेरिवेटिव होता है जिसका मीनिंग होता है डिफरेंशियल, एक होता है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब होता है इंटीग्रल उसका, ठीक है ना। तो यानी डिफरेंशियल के साथ साथ क्या है आपके पास, इंटीग्रल का भी पोर्शंस बन के आता है, ठीक है ना। अब आप लोग समझिए क्या इंटीग्रल का प्रोसेस होता है। अब एक बात बताइए, यदि कोई फंक्शन है डिफरेंशियल, ठीक है, कैपिटल ऑफ एफ एक्स, मैंने कहा कि मैं कैपिटल ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशियल करता हूँ, किसके इक्वल आता है, स्मॉल ऑफ एफ एक्स के, ठीक है। और आप क्या करेंगे यहाँ पे, डिफरेंशियल ऑफ कैपिटल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो अपॉन डी एक्स था डेरिवेटिव वाला वो उसको लेके गए तो एफ एक्स ऑफ डी एक्स। ओके, अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रल ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे। डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ऑफ डी एक्स का होल इंटीग्रल। जैसे ही आप इंटीग्रल लगा देते हैं तो कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड हो जाती है। ये कहाँ पर ऐड होगी, ये जब मैं आपको सिचुएशन समझाऊंगा, क्वेश्चन को डील करना, तो वहाँ समझाऊंगा कि कैसे हम लोग इसे डील करते हैं। ये सी है, सी को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन का पार्ट होता है। तो यानी इंटीग्रल ऑफ, ध्यान रखो ये डेरिवेटिव है, ये एंटी डेरिवेटिव है, तो दोनों की प्रोडक्ट हो जाती है वन, क्योंकि इंटीग्रल जो होता है डिफरेंशियल का इन्वर्स पार्ट होता है, तो दोनों की प्रोडक्ट बन जाती है वन। ये दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, इसलिए क्या रहेगा यहाँ तो वन, क्या आ गया फंक्शन। तो यानी इंटीग्रल ऑफ स्मॉल ऑफ एफ एक्स ऑफ डी एक्स इक्वल टू हो जाता है हमारे पास कैपिटल ऑफ एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। ये जो सी आता है दिस इज ए कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन का पार्ट होता है। इसे हम क्या कॉल करते हैं, कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन होता है हमारे पास। ओके, अब ये कैसे अप्लाई होता है, क्यों अप्लाई किया जाता है, इसका रीज़न बेसिकली बहुत सिंपल सा है। क्योंकि जो हमारा इंटीग्रल होता है उसका जो सॉल्यूशन होता है ना गाइस, वो सॉल्यूशन हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वो नॉट यूनिक का होता है। नॉट यूनिक का प्रोसेस में क्यों होता है, क्या रीज़न है, वो सारा एक्सप्लेन करेंगे। सारी इस वीडियोज़ में आपको मैं देने वाला हूँ, ठीक है ना। हम लोग क्यों कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी अप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ इंटीग्रल को लेकर। देखिए, इंटीग्रल में मेनली बेसिकली हम लोग क्या क्या पॉइंट पढ़ने वाले हैं, तो ये नहीं, आपको ये बातें तो क्लियर हो चुकी है कि डिफरेंशियल क्या है और इंटीग्रल क्या कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ठीक है ना। ओके, अब हम फॉलो करते हैं कि हम इस इंटीग्रल के चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए समझिए, हम इंटीग्रल के चैप्टर पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, यानी इंटीग्रल क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हम इंटीग्रल को सॉल्व करने के मेथड पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे हम सब्स्टिट्यूशंस मेथड, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फिर डेफिनेट इंटीग्रल एंड डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारे पास कई टाइप के मेथड्स हैं जिसको हम लोग पूरे इंटीग्रल में डिस्कस करेंगे। इसमें से कुल गाइस कुछ टॉपिक्स भी आपके डिलीट हुए, वो मैं जब एक्सप्लेन करूँगा पूरे चैप्टर्स को स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में बहुत सारे स्टेप्स हैं, उसको जब मैं डिस्कस करूँगा तो आई होप वहाँ मैं बताऊँगा कि कौन सा डिलीट हो चुका है, कौन सा डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। और इसमें डेफिनेट इंटीग्रल में कौन सा पार्ट आपका डिलीट हुआ है, कौन सा नहीं पार्ट डिलीट हुआ है, वो वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा जब इसे टोटली एक्सप्लेन करूँगा मैं, ठीक है ना, डिटेल में। ओके, अब मैं बात करता, सिंपल सी बात थी कि मैं कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहा था कि क्यों अप्लाई की जाती है। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ नोन होनी चाहिए, ठीक है ना। पहले हम उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझते हैं, आइए समझते हैं, लेट्स सी गाइस। देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। जो इंटीग्रल का पार्ट होता है, जो हम लोग इंटीग्रल करते हैं, ये इंटीग्रल दो टाइप का होता है। एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल,
ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है और डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है उसके सेंस में समझाता हूँ। इंडेफिनिट इंटीग्रल में पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये सिंपल इस तरह का साइन होता है, ये इंटीग्रल का साइन होता है गाइस। किसका साइन होता है? ये इंटीग्रल का साइन होता है। और इस साइन को बोलते हैं हम लोग, यानी इंटीग्रल के इस साइन को बोलते हैं एस। एस का मतलब होता है सम। ये एस बना हुआ होता है, इसका मीनिंग होता है सम। क्या मीनिंग होता है? सम। सम मतलब ऐड करना, किसी भी चीज़ को, प्रॉपर्टी को क्या करना है? ऐड करते चले जाओ, उसमें पूरी चीज़ को ऐड, यानी वो स्प्रेड हो जाएगा, पूरा पूरा ऐड होते ही सारा, ठीक है ना। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है? इंटीग्रल का साइन होता है और इस पर लिमिट्स होती हैं, ये लोअर और ये अपर, ये लिमिट ऑपरेट करता है। क्या ऑपरेट करता है? लिमिट ऑपरेट करता है। दूसरी चीज़ क्या होती है? इंडेफिनिट इंटीग्रल में कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऐड होता है, इसमें ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन रिमूव होता है, यहाँ से हम लेफ्ट कर देते हैं, इसमें से ये लगाए नहीं करते इसमें, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, जो इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है, जितने भी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर, मैं 0.4 तक, जो 0.4 है मेरे पास, इस 0.4 तक मैं सब में इंडेफिनिट इंटीग्रल का ही यूज़ करने वाला हूँ। यानी सिंपल से एक इंटीग्रल मिलेगा मेरे को, उसको सॉल्व आउट करके उसमें कांस्टेंट इंटीग्रेशन सॉल्व आउट करनी है। यहाँ तक बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रही होगी। ओके, ये टोटली मैं अभी हम ब्रीफ वर्ड्स में आपको इसको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि कैसे हम इंटीग्रल को डील करते हैं। अभी मैं बताऊँगा कि हम लोग और कैसे इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। कुछ उनके रिमार्क्स हैं, कुछ फॉर्मूलेज है, जैसे डिफरेंशियल के कुछ फॉर्मूले थे, ऐसे इंटीग्रल के भी कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। ओके, यहाँ तक बात आई होप आपको अब समझ में आ गई होगी। तो इंटीग्रल हमने दो तरीके पढ़ लिए, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट। इंडेफिनिट इंटीग्रल सिंपल होता है, जिसमें हम कांस्टेंट इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। डेफिनिट इंटीग्रल में लिमिट चलती है और उसमें कांस्टेंट इंटीग्रेशन रिमूव हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं कुछ रिमार्क्स की, आइए उसे समझते हैं। ओके, कुछ रिमार्क्स है, आइए समझते हैं। क्या नंबर 1 रिमार्क? जब आप समझेंगे इस पॉइंट को, समझेंगे फॉर्मूले हैं सारे के सारे। नंबर 1 रिमार्क ये, यदि मुझे इंटीग्रल सॉल्व करना है साइन एक्स का, किसका सॉल्व करना है? इंटीग्रल साइन एक्स का। तो साइन एक्स का इंटीग्रल होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, माइनस के कॉस एक्स प्लस के सी होता है। दूसरा पॉइंट, यदि मुझे इंटीग्रल सॉल्व करना है कॉस एक्स ऑफ डी एक्स का, तो ये होता है साइन एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी यूज़ करेंगे। तीसरा पॉइंट यदि मैं डिस्कस करूँ आपसे, तीसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, ये ध्यान से समझेंगे आप लोग इस चीज़ में, ठीक है। इस पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में समझना क्या पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये कहना चाह रहा है, यदि इंटीग्रल हमें सॉल्व करना हो tan x ऑफ dx का, तो इंटीग्रल ध्यान रखेंगे tan x का होता है log mod ऑफ sec x प्लस सी। यदि मुझे इंटीग्रल सॉल्व करना हो sec x इंटू tan x का, तो हमेशा ध्यान रखना है इसका इंटीग्रल होता है sec x प्लस सी। यानी जो फॉर्मूले आपने डिफरेंशियल के पढ़े थे, जिस फंक्शन का डिफरेंशियल करके उसका जो आउटपुट आता था, हम अब आउटपुट का इंटीग्रल कर रहे हैं और क्या ला रहे हैं? उसके फंक्शन की वैल्यू को ला रहे हैं, जिस फंक्शन का हम डिफरेंशियल करते थे। ओके, और यदि मुझे इंटीग्रल करना है cot x ऑफ dx का, तो हमेशा ध्यान रखना cot x का और dx का जो इंटीग्रल आता है वो आता है log sin x मोड में प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी। ये फॉर्मूले आपको लर्न रखने हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आता है आपके पास, यदि मैं बात करूँ cosec x इंटू cot x का इंटीग्रल, तो माइनस के आपके पास होता है cosec x प्लस के कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी, ठीक है। यदि आपको इंटीग्रल करना हो sec x का, तो इसका इंटीग्रल ध्यान रखना log mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी। और यदि आपको cosec x का इंटीग्रल करना हो, तो ध्यान रखेंगे log mod ऑफ cosec x माइनस के cot x प्लस सी। और यदि आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है x की पावर n का, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस की कंडीशन अच्छे इंपॉर्टेंट शुरू हो रही है। x की पावर n का इंटीग्रल, x की पावर n+1 इज डिवाइडेड बाई n+1 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी। आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है कांस्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रल, यानी कांस्टेंट क्वांटिटी का आप इंटीग्रल कर रहे हैं, यानी dx लिखा हुआ है, कांस्टेंट क्वांटिटी कोई भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसका इंटीग्रल जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हैं वो वैल्यू प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी। आप यदि इंटीग्रल कर रहे हैं सिंपल पॉइंट में 1/x का इंटीग्रल, ध्यान रखेंगे 1/x का इंटीग्रल होता है log mod ऑफ x प्लस के कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी। आप इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं e की पावर x का, तो e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c आएगा, ठीक है। और यदि आप इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, a की पावर x का इंटीग्रल, तो a की पावर x का इंटीग्रल होता है a की पावर x डिवाइडेड बाय log बेस
ई ए प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। यदि आप इंटीग्रल सॉल्व करें ई की पावर ए एक्स ऑफ डी एक्स का, तो ई की पावर ए एक्स इंटू ए डी एक्स का इंटीग्रल होता है ई की पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी होता है। ठीक है ना, यह फॉर्मूले ध्यान रखना इन चीज़ों का। उसके बाद यदि मैं बात करूँ इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स का इंटीग्रल, ध्यान रखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी होता है। और ध्यान रखेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स, यानी दोबारा से इसी का इंटीग्रल करें तो हम इसकी जगह माइनस के कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। डोंट वरी, चाहे ये यूज़ कर लो चाहे ये यूज़ कर लो, इस कंडीशन के लिए कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको इंटीग्रल करना हो 1/x² + 1 ऑफ डी एक्स का, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इसका इन्वर्स होता है tan इनवर्स x प्लस सी, इसका इंटीग्रल। ओके, और यदि आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है 1/x² + 1 ऑफ dx का, वंस अगेन तो फिर से माइनस के cot इनवर्स x प्लस सी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, दोनों में कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी है इसमें। ओके, अब बात करता हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट का इंटीग्रल है, यदि मुझे सॉल्व करना हो x² - 1 ऑफ dx का इंटीग्रल सॉल्व आउट करना है, तो इसका ध्यान रखेंगे होता है sec इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। और यदि मुझे इंटीग्रल सॉल्व करना है 1/x√x² - 1 ऑफ dx का, तो मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस के cosec इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। तो इसमें आप कोई भी फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, इसमें 19 और 20 में भी। ओके, और बाकी फॉर्मूले हम लोग अकॉर्डिंग टू जब क्वेश्चन को डील करते चले जाएंगे और वहाँ पर क्वेश्चन के जो भी फॉर्मूले की नीड होगी वहाँ और अच्छे से और इनको एक्सप्लेन कर देंगे जो रह गए होंगे। ओके, बेसिकली ये फॉर्मूलेज तो आपको इसमें लर्न होने ही चाहिए, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब मैं आपको कुछ इसमें से एक बात समझा देता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूले यदि लर्न हो जाएंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत ईजिली पकड़ पाएंगे, क्वेश्चनों को, क्योंकि ज़्यादा सिंप्लीफाई करने में ज़्यादा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, अब एक मेरी बात समझिए, देखिए क्या प्रोसेस है, चल क्या रहा है, उससे पहले अब कुछ बातें ध्यान में रखना, उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टीज़ क्या है। पहला पॉइंट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट, जैसे डिफरेंशियल क्या होता है, प्लस माइनस पे सेपरेटली ऑपरेट हो जाता है, इसी तरह से जो इंटीग्रल होता है वो भी क्या होता है, प्लस और माइनस पे सेपरेटली ऑपरेट हो जाता है, यानी इंटीग्रल ऑफ, यानी अनदर फंक्शन पे प्लस माइनस क्या करके सेपरेटली ऑपरेट हो जाएगा। दो फंक्शन है, चाहे प्लस और माइनस में, तो क्या होगा, इंटीग्रल सेपरेटली ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है ना, फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रल प्लस माइनस फंक्शन ऑफ जी एक्स का इंटीग्रल। इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी है, यदि इंटीग्रल ऑफ सी इंटू एफ एक्स ऑफ डी एक्स के बारे में बात चल रही हो कांस्टेंट क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, यदि फंक्शन में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है उसका इंटीग्रल करना है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर रखते हुए इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ऑफ डी एक्स, ठीक है ना, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, प्रोडक्ट का अलग कॉन्सेप्ट है, डिवाइड में अलग कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूलेज इनके बारे में समझाता हूँ कि ये जो फॉर्मूलेज हमें गेट हो रहे हैं ये मुझे डिफरेंशियल से ही गेट हुए, मुझे इंटीग्रल का ज़्यादातर यूज़ नहीं करना पड़ा इसमें। ठीक है ना, तो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे मैंने ये इंटीग्रल के फॉर्मूलों को यूज़ कर रहा हूँ मैं। ओके, आइए समझते हैं, लेट्स सी। देखो, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे आपको साइन एक्स का इंटीग्रल चाहिए था, मैंने आपको साइन एक्स का इंटीग्रल लिखवा रखा माइनस के कोस एक्स प्लस के सी। ठीक है, मैं समझाता हूँ साइन एक्स का इंटीग्रल मैं कैसे फाइंड कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने डिफरेंशियल से ही लिया है, डिफरेंशियल यदि मैं कोस एक्स का करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, माइनस के साइन एक्स आता है, एम आई राइट। अब मैं डी एक्स को इधर पूछाऊंगा, देखो डिफरेंशियल ऑफ कोस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस के साइन एक्स इंटू डी एक्स। जैसे मैं इंटीग्रल लूँगा ऑन बोथ साइड, मैं कांस्टेंट क्वांटिटी की अप्लाई कर दूंगा, सी अप्लाई कर दूंगा। तो मुझे बताओ, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये वाली पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये आपके पास इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स ऑफ डी एक्स किसके इक्वल हो गए, ये डिफरेंशियल, ये एंटी डेरिवेटिव, यानी ये डेरिवेटिव ये एंटी डेरिवेटिव, दोनों की प्रोडक्ट हो गई 1, क्या रहेगा केवल ओनली माइनस के कॉस एक्स, ये माइनस साइन यहाँ एडजस्ट हो गया, प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी आ गया। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैंने क्या अप्लाई किया। तो इस तरह से मैंने बस डिफरेंशियल को पकड़ा है और कुछ नहीं किया है। आप कोई भी फॉर्मेट ले लीजिए, जैसे चलो सपोज दैट आप कह रहे हैं कि भाई कॉस एक्स का इंटीग्रल बताइए, कॉस एक्स का इंटीग्रल सिंपल सा है, कितना आता है, साइन एक्स आता है ना। तो ठीक है, अब मुझे बताओ डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स, क्योंकि कॉस का इंटीग्रल साइन आ रहा है तो हम साइन को पकड़ेंगे ना, मुझे हमें ये देखना है कि मुझे इंटीग्रल किसका निकालना है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले मुझे उसका डिफरेंशियल चेक करना होता है। मुझे साइन एक्स को देख लिया मैंने, साइन एक्स का डिफरेंशियल मुझे पता है कितना आता है, कॉस एक्स आता है, डिफरेंशियल ले लिया, डेरिवेटिव को यहाँ रोक के साइन एक्स ऑफ इजकल टू हो गया कॉस एक्स ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड जैसे अप्लाई करें कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी अप्लाई कर देना यहाँ पे। ठीक है, डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव कैंसिल हो गया 1, तो अब करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स ऑफ डी एक्स।
आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया। यानी जिस फंक्शन का आपको इंटीग्रल करना था वो इंटीग्रल करके क्या है साइन एक्स, और उसमें कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी अप्लाई कर दिया। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, इस तरह से फॉर्मूले बनाए गए। यदि आपको डिफरेंशियल के फॉर्मूले लर्न है तो इंटीग्रल के फॉर्मूले इजीली आपको लर्न हो जाएंगे, इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया होगा। और मैं आपको सब बेसिक बात करूँ इसमें और पॉइंटों को, जैसे हम लोग इंटीग्रल लिख रहे हैं एफ एक्स ऑफ डी एक्स। अब मैं आपको कुछ थोड़ी सी और बेसिक नॉलेज के बारे में बात बताता हूँ आपको। मैं लिखा एफ एक्स ऑफ डी एक्स, इसका मतलब क्या है, मैं फंक्शन का डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि डी एक्स हमें इस बात की इंडिकेट करे कि जो मेरा फंक्शन होना चाहिए वो एक्स की फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि जो इंटीग्रल किया जा रहा है वो कौन सी फॉर्म में किया जा रहा है, एक्स की फॉर्म में इंटीग्रल किया जा रहा है, इसलिए इसने लिखा है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ऑफ डी एक्स। और ध्यान रखना जिस फंक्शन का किया जाता है इस फंक्शन बोलते हैं इंटीग्रैंड फंक्शन। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, इंटीग्रैंड फंक्शन बोलते हैं हम लोग जिस फंक्शन का किया जाता है। आई होप अब आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ओके, तो ये पॉइंट्स थे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट मेथड से, ठीक है ना। पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सिंपल मेथड, और इस सिंपल मेथड में हम लोग क्या क्या वर्क करने वाले क्या क्या नहीं उसे समझते हैं। देखिए पहला मेथड जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फनी फर्स्ट पॉइंट जिसमें मैंने प्रॉपर्टीज़ के साथ लिखा था, उसमें मैं सबसे पहले पढ़ाने वाला हूँ आपको सिंपल मेथड। सिंपल मेथड यानी फॉर्मूलों पे डिपेंड है, सारी कहानी मेरी किस पे डिपेंड है, फॉर्मूलों पे डिपेंड है। देखिए आइए समझते हैं फॉर्मूले में कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल मेथड का, पहला इंटीग्रल करना मुझे सॉल्व करना है, कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है इंटीग्रल। वो लिखा हुआ है आपके पास एक्स की पावर 7 + 2 साइन एक्स का इंटीग्रल। ये कह रहा है इसका इंटीग्रल सॉल्व करो, तो हम लोग काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, पहले इंटीग्रल आपको पता है प्लस और माइनस पे सेपरेटली ऑपरेट है तो अलग अलग ऑपरेट कर दो। एक्स की पावर 7 ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 साइन एक्स ऑफ डी एक्स। अब मुझे बताइए एक्स की पावर n लिखा हुआ है, यानी एक्स की पावर n का इंटीग्रल कितना होता है, एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, यानी कितना हो गया एक्स की पावर 8 डिवाइड बाई 8 प्लस 2 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रल की, तो 2 कांस्टेंट क्वांटिटी फंक्शन के साथ आ रहा है तो 2 तो आ जाएगा बाहर। अब इंटीग्रल रह गया साइन एक्स का, तो साइन एक्स का इंटीग्रल कितना होता है आपको मैं नहीं बताया, माइनस के कॉस एक्स होता है प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी। ये मैं सी का सिस्टम बताऊंगा, मैं सी अप्लाई क्यों कर रहा हूँ। फिलहाल तो मैं अभी आपको रिदम में लाने की कोशिश करोगे, तुम पहले रिदम में आ जाए, इंटीग्रल को समझना स्टार्ट कर दें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उसके बाद बताऊंगा ये सी का क्यों हम लोग ज़बरदस्ती अप्लाई कर रहे हैं, क्यों हमें अप्लाई करना पड़ गया है इंटीग्रेशन, जो भी इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम अप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये सारी कहानियाँ भी सिखाऊंगा मैं आपको, बताऊंगा कि क्यों कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। फिलहाल मैं अभी आपको थोड़ा रिदम में ला रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करा के। दूसरा पॉइंट है क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अभी सिंप्लीफाई, तो हमें सिंप्लीफाई के लिए हमें सिंप्लीफाई ही करना है सभी क्वेश्चनों को, हमें और कोई डील नहीं करना, केवल क्या करना ओनली सिंप्लीफाई इंटीग्रल करना है सॉल्व, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से समझो कि यदि वो सिंपल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो मैं किस तरह से इस क्वेश्चनों को डील करूँगा, है ना। तो उनके क्वेश्चनों को डील करने के लिए हम लोग, जैसे क्वेश्चन है सपोज दैट आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑफ डी एक्स का, आप इसका इंटीग्रल कैसे सॉल्व करें, आपको पता है प्लस पर अलग अलग सेपरेट हो जाएगी, ये माइनस में तो भी अलग अलग ऑपरेट करते हैं। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस के कॉस एक्स का इंटीग्रल प्लस के साइन एक्स प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी, दैट्स ऑल। आगे बात समझ में आपको। और ये आइए एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एक और क्वेश्चन से, जो सपोज दैट आपके पास कोई क्वेश्चन उसने पूछ लिया है कि भाई मुझे इसका इंटीग्रल बताइए क्या होगा, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करने क्वेश्चनों को, ज़्यादा हमें डील नहीं करना है। इंटीग्रल हमारे पास आ गया भाई 3√x प्लस ई की पावर 5x ऑफ डी एक्स, मुझे इसको इंटीग्रल कराना है। तो आपको पता है, अब देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, क्योंकि आपको पता लग गया प्लस पे अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, कर दीजिए, और कांस्टेंट क्वांटिटी अलग कर देना, 3√x ऑफ डी एक्स प्लस ई की पावर 5x ऑफ डी एक्स। ओके, अब मुझे बताओ रूट एक्स का इंटीग्रल, रूट एक्स का मतलब होता है 1/2 में हाफ पावर होगी, इसमें ऐड कर दो, हाफ पावर ऐड में होगा प्लस 1 ऐड होगा, क्योंकि एक्स की पावर n का इंटीग्रल बनना है, एक्स की पावर n का इंटीग्रल एक ऐड करके लिख दीजिए, कितना होगा एक्स की पावर 3/2, वही डिवाइड में आ जाएगी 3/2 प्लस ई की पावर ए एक्स, ई की पावर क्या बन रही है ए एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रल होता है ई की पावर ए एक्स यानी 5x डिवाइड बाई 5 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी अप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 पर चला गया, 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/5 इंटू ई की पावर 5x प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी, ये आपके पास आ गया। आई होप अभी आपको सिंपल जो मेथड में पढ़ा रहा हूँ यानी सिंप्लीफाई वाला मेथड अभी तक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आइए और क्वेश्चनों को समझते हैं, लेट्स सी।
आपके पास कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, सपोज दैट आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 इज डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ डी एक्स। ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, तो आपको सिंपल करना है। सिंपल वाला कि सिंप्लीफाई कर सकते हो आप इस क्वेश्चन, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई कीजिए क्वेश्चन को। देखिए मैंने इसे सिंप्लीफाई किया, क्या क्या, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस कर दीजिए। कितना आ गया अब आपके पास, देखिए एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस के 7 अपॉन एक्स ऑफ डी एक्स। अब इसे आप बताइए, यहाँ कैंसिल करोगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, इसमें से करोगे तो कितना आएगा, एक्स, कितना आ गया -1, कितना 7 अपॉन एक्स, कितना गेट हो गया आपको, डी एक्स। अब देखो सिंप्लीफाई डायरेक्ट करते हैं, बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रल एक्स, क्योंकि कॉन्स्टेंट क्वांटिटी यानी 1 है और 1 किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है, dx के, तो कांस्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रल कितना होता है x, और 7 अपॉन एक्स यानी 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल लॉग मोड ऑफ x प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। ये आपके पास आ गया। ओके, एक और सप्लाई करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सपोज दैट आप एग्जाम में लिखा हुआ आ गया 2 cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। आपको इसको सॉल्व करना है, तो बताइए आप कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, बताइए कैसे आप क्वेश्चन को डील करेंगे, बताइए। तो आपको दिमाग में चल रहा होगा इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ऐसे ले सकते हैं, ध्यान देना इस पर, 2 cos x अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स ऑफ डी एक्स। कोस अपॉन साइन बन गया आपके पास कॉट एक्स। आई होप यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा होगा आपको। कॉट एक्स इंटू 1 अपॉन साइन को लिख दिया मैंने कोसेक एक्स ऑफ डी एक्स। अब आपको पता है कोटेक एक्स इंटू कोसेक एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, -k2 कोसेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी, दैट्स ऑल। आई होप यहाँ तक पॉइंट आप अच्छे से समझ रहे होंगे मेरे, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछ लिया गया है कि भाई आप इंटीग्रल सॉल्व कीजिए कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल सॉल्व करना है। हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि मैंने ज़्यादा आपको पैटर्न नहीं बताया अभी, केवल सिंप्लीफाई पहले ही मेथड लेके चलो। तो सिंप्लीफाई में क्या करना, देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो उसे सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। मैं क्या करने वाला, जो 1 लिखा हुआ है ना, इस 1 के रिप्लेस में ये यूज़ कर दूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। ठीक है, क्योंकि मैंने साइन 1 के रिप्लेस पे साइन स्क्वायर एक्स यूज़ कर दिया, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का सम कितना होता है, 1 होता है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं कह रहा हूँ दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस यूज़ करूँगा, यानी दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, इसका यूज़ करूँगा। तो कर दीजिए आप इसका यूज। जब आप करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। तो आप लिखेंगे इंटीग्रल में साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बन गया कोसेक स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। बताओ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, 10x, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है आपके पास -k कॉट एक्स प्लस सी। ये ध्यान रखना, मैंने रिमार्क में नहीं लिखवाया था इसका, तो आज के बाद ध्यान रखें। कुछ पॉइंट नोट पे मैंने कहा था आपको, कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे बताते चल जाऊँगा आपको जो वहाँ पे रह गए होंगे रिमेनिंग में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल होता है हमेशा 10x प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ सी होते हैं, और इंटीग्रल में ध्यान रखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल -k कॉट एक्स प्लस सी होता है। वही जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि डिफरेंशियल के यदि तुम्हें फॉर्मूला लाने हैं तो इंटीग्रल के फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई कितना ही कर लो, ओके। तो सिंप्लीफाई टाइप के क्वेश्चन है मैं जो करने होते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान रखना नोट में, और एक पॉइंट नोट में दूसरा याद रखेंगे, यदि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से ज़्यादा आ रही है या उसके इक्वल आ रही है तो हमेशा ध्यान रखना उस पॉइंट में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, उस पॉइंट में हमेशा डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, हमेशा डिवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, हमेशा ध्यान रखना यदि e की पावर x log a लिखा हुआ है, e की पावर x log a, तो हमेशा ध्यान रखना इसकी वैल्यू होती है a की पावर x।
ये हमेशा पॉइंट ध्यान रखेंगे। e की पावर x log a, इसकी वैल्यू होती है a की पावर x। यदि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से ज़्यादा आ जाए या उसके इक्वल आ जाए तो हमेशा क्या करना है, डिवाइड। अब मैं इन दोनों नोट पे आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। आपके पास सपोज दैट एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रल का, सपोज दैट आपके पास क्वेश्चंस आ गया है यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन ऑफ डी एक्स। अब देखिए न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से कैसी है, ज़्यादा है, तो क्या कर देंगे आप, सीधा डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। तो x माइनस वन से इस कॉन्सेप्ट को डिवाइड कर दीजिए, एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन को डिवाइड कीजिए। कितना है, 3 पावर 1 पावर, तो कितनी चाहिए, 2 पावर। तो कितना हो गया, एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, इससे क्या हो गया, कैंसिल। प्लस एक्स स्क्वायर से ये भी कैंसिल। कितना आ गया, एक्स माइनस वन। कितने टाइम्स, 1 टाइम एक्स माइनस वन, ये माइनस और ये प्लस, इससे कैंसिल। कितना क्या आ गया, 0। तो यानी इट मीन्स कहना क्या चाह रहा है, इंटीग्रल ये कहना चाह रहा है आपने कितनी बार डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इतनी बार डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना है, 0। कितने से डिवाइड किया, एक्स माइनस वन से। तो आपके पास कॉन्सेप्ट करके डिवाइड करके कितना आ गया, केवल ओनली एक्स स्क्वायर प्लस वन ऑफ डी एक्स, ये आपके पास आया। इसको इससे डिवाइड करके आपके पास फाइनल जो आंसर आता है वो ये आया। लिखने का पैटर्न क्या है, कितनी बार डिवाइड किया उसे यहाँ लिखिए, प्लस रिमाइंडर कितना बचा ऊपर, जितने से डिवाइड किया उसे नीचे लिख दीजिए। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात हो, तो कितनी बार डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर प्लस वन, रिमाइंडर कितना बचा, 0, डिवाइड बाई किससे किया था, एक्स माइनस वन, तो इससे डिवाइड कर दो 0 ही आएगा। 0 में वो नंबर ऐड कर दो, वही नंबर में गेट हो जाएगा। तो इट मीन्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आप एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रल कर सकते हैं, कितना होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3 और कॉन्स्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रल एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी, ये अप्लाई करेंगे। आई होप आपको पॉइंट अच्छे से मेरे क्लियर हो रहे होंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेट्स सी। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो क्या लिखा हुआ है, ई की पावर 6 log x माइनस ई की पावर 5 log x इज डिवाइडेड बाई ई की पावर 4 log x माइनस ई की पावर 3 log x का इंटीग्रल करना है। मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, इसका एक फॉर्मूला बताया था, क्या कि यदि आप ई की पावर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा था मैंने, एक्स log a का इंटीग्रल करते हैं या इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू जो होती है वो होती है आपके पास a की पावर x। तो ये वही कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, e की पावर x log a, e की पावर x log a या a log x, वो अकॉर्डिंग टू अपनी एडजस्टमेंट है कि क्या आपको कैसे करना है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझना है, इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर बेसिकली एक चीज़ ध्यान रखेंगे इस पॉइंट में जो हम लोग अप्लाई करते हैं। देखो मैं यहाँ a को वेरिएबल बता के चल रहा हूँ और x को मैं कांस्टेंट क्वांटिटी बता के चल रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पैटर्न बताने का अलग तरीका है कि मैं यहाँ x को वेरिएबल ट्रीट ना करके मैं x को यहाँ कांस्टेंट क्वांटिटी ट्रीट कर रहा हूँ और a को मैं वेरिएबल ट्रीट कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई हो रहा है, ये ध्यान रखना। क्योंकि बुक वालों ने क्या किया मैं वो आपको बता देता हूँ। बुक वाले इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, e की पावर a log x लिखा हुआ है तो वो लिख देते हैं x की पावर a, ये इनका कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। बात वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग फॉर्मूले के, ठीक है ना। बात सेम ही है, ठीक है गाइस। तो पॉइंट यहाँ समझिए ध्यान से। अब आपको तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ x की पावर 6, इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 5 डिवाइड बाई x की पावर 4 माइनस x की पावर क्यूब ऑफ dx, ठीक है ना। अब मेरी बात समझिए, ऊपर x की पावर 5 कॉमन तो x माइनस वन, नीचे x की पावर 3 कॉमन तो x माइनस वन ऑफ dx, x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल, 3 से 2 पावर कैंसिल तो एक्स स्क्वायर ऑफ dx, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। देखने में टिफिकल है पर है क्वेश्चन काफ़ी इजी। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। एक डिवाइड बाई कॉन्सेप्ट है। सपोज दैट क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ लिया गया आपसे कि इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन ऑफ डी एक्स का इंटीग्रल सॉल्व कीजिए। तो आप इसका इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर देखिए कितनी पावर है 4, नीचे कितनी पावर है 2। सो ऑब्वियसली क्या करने वाले हम डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स की पावर 4 को डिवाइड कितनी टाइम्स एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया पूरा, कितना आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, कितने टाइम 1 टाइम, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 पी प्लस ये प्लस, इससे कैंसिल कितना आ गया 1। तो आप मुझे बताइए कितनी बार डिवाइड गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइम डिवाइड गया, कितने टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइम, कितना रिमाइंडर आया +1, कितने से डिवाइड किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। आई होप यहाँ तक बस समझ में आ गई होगी आपको। तो मुझे अब इस पोर्शन का क्या करना है, इंटीग्रल सॉल्व करना है,
ठीक है, करें इंटीग्रल सॉल्व, ध्यान से समझेंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन 3, कांस्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल, तो कितना हो गया एक्स, और 1/x² + 1 का इंटीग्रल मैंने लिखवाया था आज, ये आपको कितना होता है tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c, ये आपके पास गेट हो गया इंटीग्रल। आई होप ये भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये सिंप्लीफाई मेथड्स थे। इसी सिंप्लीफाई मेथड में जो सेकंड पार्ट आता है, इसका सिंप्लीफाई मेथड का सेकंड पार्ट जो हमें करना होता है वो होता है इंस्पेक्शन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना। इंस्पेक्शन मेथड से हम लोग किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको इन साइन एक्स का इंटीग्रल करना सिखाया, कोस एक्स का इंटीग्रल करना सिखाया, वो सब किस मेथड से कर रहा था, मैं इंस्पेक्शन मेथड से कर रहा था। कैसे करते हैं, क्या पॉलिसी रहती है, उस बात को समझना आप ध्यान से थोड़ा सा पॉइंट को, ठीक है ना। जैसे मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि यदि मुझे डिफरेंशियल, देखिए मुझे इंटीग्रल चाहिए, ध्यान समझना, सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल मुझे पता है कितना होता है, tan x होता है, ये मुझे पता है, ये नोन है मेरे अकॉर्डिंग। अब मुझे इसे सॉल्व करना है इंस्पेक्शन मेथड से, ठीक है ना। किससे सॉल्व करना है, इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व करना है कि भाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल मुझे सॉल्व करना है, किससे, इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन का इंटीग्रल फाइंड करना है मुझे, ठीक है ना। वो क्या होता है, तो सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है इंस्पेक्शन मेथड में कि आप अपने क्वेश्चंस का, जिसका आप इंटीग्रल कर रहे हैं, उसका डिफरेंशियल पता करें पहले, उसका डिफरेंशियल क्या था, ठीक है। यानी ये फंक्शन भाई जब आप करने जा रहे हो सेक स्क्वायर एक्स, तो ये देखें कि जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ये किस फंक्शन का डिफरेंशियल है, किस फंक्शन का डिफरेंशियल है। सेक स्क्वायर एक्स आप सबसे पहले चेक करें ये किस फंक्शन का डिफरेंशियल है। हमें इंस्पेक्शन मेथड में देखते हैं, हमें पता है कि tan x का डिफरेंशियल कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, एम राइट। अब dx को उधर ले जाइए, क्या बनेगा, d ऑफ tan x इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, सेक स्क्वायर एक्स ऑफ dx। इंटीग्रल ऑन बॉय, जैसे आप इंटीग्रल लगाएंगे तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन c चिपकाएंगे, ठीक है। तो आपको इसी को तो इंटीग्रल चाहिए था, मिल गया आपको कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स ऑफ dx किसके इक्वल होगा, ये डेरिवेटिव, ये एंटी डेरिवेटिव, दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो tan x कितना रहेगा, tan x प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। तो आप लोग इंस्पेक्शन मेथड से क्वेश्चन को डील करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पे, सेकंड पॉइंट इंस्पेक्शन मेथड का। सेकंड पॉइंट, यदि सपोज दैट आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है बाय इंस्पेक्शन मेथड कॉस x प्लस ए का इंटीग्रल सॉल्व करना है, ठीक है, कॉस x प्लस ए का। तो सबसे पहले जिसका आप इंटीग्रल करने वाले, पहले ये देखिए कि ये फंक्शन जो जिसका हम इंटीग्रल करने वाले हैं ये किसका डिफरेंशियल है। आई होप आपको समझ में आ गया, ये डिफरेंशियल है साइन x प्लस ए का, ठीक है, ये इसका डिफरेंशियल है। तो डिफरेंशियल कैसे करेंगे, इसको अपने माइंड में एक्सीड करेंगे, बन गया साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, जिसको अपने माइंड में एक्सीड किया, अब उसका डिफरेंशियल, एक्स का डिफरेंशियल कितना हो गया 1 और एक हो गया 0, लिखो ना लिखो कोई ट्रबल नहीं है, ठीक है। अब डी एक्स को उधर पहुँचा दी थी बस, डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस ए ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब डेरिवेटिव है, जैसे आप इंटीग्रल अप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन, ये डेरिवेटिव ये एंटी डेरिवेटिव, कांस्टेंट वैल्यू कितनी होगी 1, तो यानी आपके पास कितना हो गया इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स प्लस ए ऑफ डी एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो कितना आएगा, साइन एक्स प्लस ए प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी। दैट्स ऑल। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इंस्पेक्शन मेथड का मेन पर्पस क्या है, ठीक है ना। यदि एग्जाम में लिखा हुआ है कि आप इस क्वेश्चन को इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व करो, तो आपको इंस्पेक्शन मेथड से फिर इस तरह से सॉल्व करना होगा अपने क्वेश्चंस को। आई होप ये पॉइंट अब आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। आइए एक और समझते हैं इंस्पेक्शन मेथड से क्वेश्चन। लेट्स सी, आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ 3x² प्लस 4x³ ऑफ dx का आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो ध्यान से समझना, बाय इंस्पेक्शन मेथड आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। मैंने कहा कि जिस फंक्शन का मुझे इंटीग्रल फाइंड करना है, सबसे पहले ये सोचो कि ये किस फंक्शन का डिफरेंशियल है, यानी हमें इस फंक्शन का डिफरेंशियल सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, डिफरेंशियल, कि किस फंक्शन का डिफरेंशियल रखा हुआ है। आई होप आप ध्यान से समझे ना, ये x³ प्लस
एक्स की पावर 4 ये इसका डिफरेंशियल है। ये जो फंक्शन है ना जिसका हम इंटीग्रल करेंगे इंस्पेक्शन मेथड में, तो आपको पहले ये चेक करना है कि ये फंक्शन किनके डिफरेंशियल हैं। तो देखिए ये जो मैंने इंटीग्रल में लिखा हुआ है ये इस फंक्शन का डिफरेंशियल है। लेट्स सी देखिए कैसे है। एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x², 4x एक्स की पावर 4 का डिफरेंशियल 4x क्यूब, dx इसे इधर लीजिए, डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x क्यूब ऑफ dx। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ले दीजिए प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। ये डेरिवेटिव है आपके पास और ये एंटी डेरिवेटिव है, दोनों की प्रोडक्ट होगी 1। इसका इंटीग्रल गेट हो गया जिसका आपको नीड थी। 3x² प्लस के 4x क्यूब ऑफ dx का आपको इंटीग्रल गेट हो गया है, वो कितना है x3 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। आई होप ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ओके चलिए एक और यदि कॉन्सेप्ट आप गया आपके पास, इंटीग्रल सॉल्व करने को कह रहा है ये आपको कि कॉस रूट एक्स का इंटीग्रल बताओ बाय इंस्पेक्शन मेथड से। तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो किसका डिफरेंशियल है, किस फंक्शन का डिफरेंशियल है कॉस। आपको सिंपली पता है ये डिफरेंशियल है साइन रूट एक्स का। किसका है? साइन रूट एक्स का। सिर्फ हमें तो ये देखना किसका डिफरेंशियल है। कॉस किसका डिफरेंशियल होता है? साइन का होता है, तो साइन रूट एक्स हो गया। अब आपने इसको में क्या रेडी किया? एक्स। बताओ साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है? कॉस एक्स। और जिसको अपने में एक्सीड किया उसका डिफरेंशियल रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स। ये तो लिखोगे आप कितना होता है? कॉस रूट एक्स का भाई रूट एक्स था, इसको में आपने एक्सीड किया तो बन गया कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। आपको तो केवल कॉस रूट एक्स का इंटीग्रल चाहिए, तो इस फंक्शन को इधर पहुँचा दो। जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी होगी आपके पास, ये ध्यान रखना जो एक्स्ट्रा क्वांटिटीज़ हैं उनको साइड में पहुँचा सकते हैं आप लोग। तो डेरिवेटिव आ गया यहाँ पे साइन रूट एक्स, ध्यान रखेंगे, इंटू 2 रूट एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स ऑफ डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड इसी तरह से अप्लाई कर देंगे कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी। ठीक है, ध्यान रखना जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है उन्हें एक्स्ट्रा क्वांटिटी को उधर पहुंचा दीजिए। आपको जिसकी नीड है, जिसका इंटीग्रल पूछा है, केवल आपको उसी का ही इंटीग्रल करना है बस। जितनी भी एक्स्ट्रा क्वांटिटीज आपके पास बनेंगी उन सबको इधर पहुंचा देना अपने पास। डेरिवेटिव ये एंटी डेरिवेटिव दोनों वैल्यूज होगी 1, तो यानी कॉस रूट एक्स का जो इंटीग्रल आएगा वो कितना आ गया आपके पास? कॉस रूट एक्स का इंटीग्रल 2 रूट एक्स साइन रूट एक्स, ठीक है, प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी गेट हो गया आपको यहाँ तक। आई होप ये पॉइंट आपको अब अच्छे से बेहतर समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि सबके एक अलग अलग पैटर्न। देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रल यदि करूँ मैं अलग तरीके से करूँगा, तो सबसे पहले मैंने ये चेक किया कॉस किसका इंटीग्रल है, कॉस किसका इंटीग्रल है, तो साइन का इंटीग्रल था, ये लिखा। फिर मैंने कॉस का डिफरेंशियल किया तो कितना हुआ? कॉस एक्स का डिफरेंशियल रूट एक्स। फिर रूट एक्स से क्या 1/2 रूट एक्स होता है। जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी थी मैंने इधर पहुँचा दी वो, ठीक है ना, डी एक्स को इधर पहुँचाया और जितनी भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी सारी डिफरेंशियल के डेरिवेटिव के साथ ले लिया, तो 2 रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स हो गया। यहाँ पे समझ में आ गया? डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू ये आ गई। अब मैं सवाल पर जवाब दूंगा तो मैं कि कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी अप्लाई क्यों करते थे। देखो अब मेरी बात समझना, बहुत ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझने को कह रहा हूँ इसलिए कि ध्यान से समझना कि मुझे एक बात बताओ, कोई फंक्शन आपके पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 7 एक्स प्लस के 6, ठीक है। आप इसका डिफरेंशियल करो, मैंने निकाला इसका डिफरेंशियल dy/dx कितना आएगा? 3x² प्लस के 2x प्लस 7 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन का कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशियल 0, ये आ गया, ठीक है। आपने dy/dx गेट कर दिया, कितना आ गया? 3x² प्लस के 2x प्लस के 7। अब एक बात बताओ, मैंने कहा था जो इंटीग्रल होता है वो डिफरेंशियल का इन्वर्स होता है। इट मीन्स यदि मैं से बात करूँ, मैं इस फंक्शन को जो डिफरेंशियल करके मेरे पास आंसर आया, यदि मैं इसका इंटीग्रल करूँ तो मेरे पास वही फंक्शन आ जाना चाहिए जिसका मैंने डिफरेंशियल किया था। ये बात बिल्कुल परफेक्ट होगी बात, क्योंकि क्या है डिफरेंशियल में क्या करते हैं और इंटीग्रल में क्या करते हैं भाई, जो तुमने इंटीग्रल करते हो ना वो डिफरेंशियल के आप आंसरों को पिक करते हो और उससे आप फंक्शन बनाते हो नया। समझ पा रहे बात हो? यानी आंसर लेके चलते हैं इंटीग्रल में और आप क्वेश्चन बनाते हो उसमें अंदर, तो ठीक है ना। तो आपने डिफरेंशियल तो कर दिया इस फंक्शन का, अब मैं इसका इंटीग्रल करूँगा। कैसे करूँगा? जो dx है इसको तो पूछा दो, तो dy इज इक्वल टू
3x² प्लस 2x प्लस 7 ऑफ dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जैसे इंटीग्रल करेंगे तो कांस्टेंट क्वांटिटी क्या अप्लाई करनी पड़ेगी मुझे, c। क्यों करनी पड़ रही है अब समझना मेरी बात को। देखो x² का इंटीग्रल x³ अपॉन 3 इट मीन्स x³, 2x² का इंटीग्रल x² अपॉन 2 इट मीन्स x² प्लस कांस्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रल 7x प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। यानी मेरा जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा किस पे डिपेंड कर गया, c पे। क्यों कर गया, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं डिफरेंशियल का इंटीग्रल करूँगा तो मेरे पास यही तो फंक्शन आना चाहिए था। यहाँ तक तो सेम रहा है, पर ये जो c इसलिए लगाना पड़ गया क्योंकि c पर ये सारी वैल्यू डिपेंड करेगी। यानी यहाँ पे यदि मैं c की जगह 6 पुट करूँगा ना तभी ये फंक्शन बनेगा। यानी जो मैं आंसर निकाल रहा हूँ ना, ये इससे इसके कई सारे फंक्शन हो सकते थे, 1b 2b 3b इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन सकते थे। ठीक है ना, बट अब मुझे पता लग गया जो मैं कांस्टेंट इंटीग्रेशन या c अप्लाई कर रहा हूँ ना, ये जो c की वैल्यूज़ है मुझे रखनी पड़ेगी। वो क्या रखनी पड़ेगी अब, 6, तभी ये इस टाइप का फंक्शन बनेगा और ये इसी टाइप के क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप अब तुम बात को पकड़ पा रहे होंगे कि मैंने कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी ही क्यों अप्लाई किया थे। तो समझ में आ गई, क्योंकि आपको ये वाली फॉर्म बनानी पूरी जो ऊपर लिखी थी। आपने पहले इस फंक्शन का डिफरेंशियल किया, डिफरेंशियल करके आपको ये गेट हो गया। अब यदि मैं इसका दोबारा इंटीग्रल कर दूँ, डिफरेंशियल करके ये मिला, यदि मैं इसका इंटीग्रल करूँ तो फंक्शन बन जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इंटीग्रल डिफरेंशियल का जस्ट उल्टा है। आ रही बात समझ में यहाँ तक। तो मैंने इसका इंटीग्रल किया, जैसे मैंने इंटीग्रल करा तो मैंने यहाँ तक तो बिल्कुल आंसर मैच हो गया, बाकी की कंडीशन में मैच नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैंने कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी अप्लाई किया। अब सी पे सारा फंक्शन डिपेंड करेगा कि सी क्या रखे जो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू कंपेयर बन जाए, यानी बिल्कुल सेम यही आ जाए। तो यानी सी पे यदि 6 रख दूँ तो सेम आएगा, इसलिए हमें कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी का यूज़ करना पड़ता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं सब्स्टिट्यूशंस मेथड की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। ओके, लेट्स सी। ओके, अब बात करते हैं हम सब्स्टिट्यूशंस मेथड की। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड हम किस टाइप से सॉल्व करते हैं। देखिए कई सारे मेथड्स है इसमें। सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ फर्स्ट मेथड की। फर्स्ट मेथड क्या है, कोई इंटीग्रल है f(x), ठीक है, उसका डिफरेंशियल जस्ट उसके बराबर में रखा हो, या सेकेंड पॉइंट कोई फंक्शन होगा उसका डिफरेंशियल या तो नीचे का डिफरेंशियल आपको ऊपर मिलेगा, f(x) का डिफरेंशियल ऊपर रखा होगा, f(x) ऑफ dx होगा, या आपके पास क्या होगा, कोई फंक्शन है उसके अनदर एक और नया फंक्शन हो, तो आप उसका इंटीग्रल कैसे करेंगे सॉल्व आउट। ठीक है ना। और इनमें उसके बाद कई सारे टाइप बनेंगे, उस टाइप को मैं डील करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में। ठीक है ना। तो आइए समझते हैं क्या है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले बात कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। यदि मैं आपसे बात करूँ, आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है, ठीक है, e की पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। पहले मैं इन तीनों के पैटर्न पर सॉल्व करूँगा, देखो कैसे मिलेंगे तीनों के तीनों टाइप। e की पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखिए कि आप किसको सब्स्टिट्यूट यानी क्या पुट करने पर उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। देखिए ध्यान से समझेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको क्या चेक करना होता है उसे ध्यान से समझना इस पॉइंट को। देखिए आप एक पॉइंट देखिए, इस पूरे इंटीग्रल में जब आप इसका इंटीग्रल करेंगे, क्या मैंने इस टाइप का कोई इंटीग्रल सॉल्व करना सिखाया, नहीं सिखाया ना, इसका मैंने कोई फॉर्मूला आपको बताया। तो आप क्या करने वाले, देखो ध्यान से समझो, क्या tan इनवर्स x का डिफरेंशियल इस फंक्शन के अंदर रखा हुआ है क्या। देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना लिखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो हमें अब क्या सब्स्टिट्यूट करना है, हमें सब्स्टिट्यूट केवल tan इनवर्स x को करना है, क्योंकि बात समझिए किसी फंक्शन का डिफरेंशियल जस्ट उसके बराबर में रखा हुआ है, उसके जस्ट बराबर में ही है। तो आपको करना क्या होता है, जिस फंक्शन का डिफरेंशियल जस्ट उसके बराबर में होता है तो आप उस फंक्शन को पुट करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे। tan इनवर्स x को क्या पुट करेंगे, t, ठीक है ना, t पुट किया। अब बताओ tan इनवर्स x, क्योंकि x हो गया अब डिपेंडेंट और t हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो x है वो है कैसा वेरिएबल, डिपेंडेंट, और x का डिफरेंशियल dx अपॉन dt, और t का डिफरेंशियल 1। तो आपके पास कहानी आई है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल आ गया, सॉरी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपके पास, dt आ गई है। आई होप यहाँ तक बात आपको अच्छे से क्लियर होगी है ना।
क्यों किया मैंने इसका डिफरेंशियल, उसका रीज़न समझा। तो क्यों, रीज़न सिंपल से ये है, जब मैं tan इनवर्स x के रिप्लेस पे t पुट करूंगा, सब्सटीट्यूट करूंगा, तो मेरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो गया। जब मेरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपका इंटीग्रल वाला पोर्शन भी किस में होना चाहिए, टी की फॉर्म में होना चाहिए, जबकि यहाँ केस में लिखा हुआ था dx के। तो मुझे dx को भी चेंज करना होगा इन टर्म्स ऑफ कितने, टी की फॉर्म में। आगे होगी यहाँ तक बात समझ, इसलिए मैंने इस फंक्शन का क्या किया, डिफरेंशियल किया है dx को dt बनाने के लिए, क्योंकि फंक्शन जब t में कन्वर्ट हो जाएगा तो इंटीग्रल भी किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए, फिर t के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब dx रिप्लेस पे पुट वैल्यू पुट कर दो, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रिप्लेस पे dt, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रिप्लेस में कितना आ जाएगा, dt। तो इंटीग्रल हो गया e की पावर t ऑफ dt, और e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। e की पावर t क्या था, tan इनवर्स x, क्योंकि आंसर यदि इंटीग्रल x की फॉर्म में है तो आंसर भी x की फॉर्म में होना चाहिए। ये इसका इंटीग्रल आ गया। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बात करता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या है, उसे समझते हैं पॉइंट को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। सपोज दैट आपसे क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि भाई बताइए इसका इंटीग्रल कैसे सॉल्व करोगे। इंटीग्रल ऑफ साइन 7x का इंटीग्रल, ठीक है ना। आप एक बात बताइए, आपको इंटीग्रल किसका नोन है, केवल ओनली साइन x का इंटीग्रल नोन है, 7x का नोन तो नहीं है ना। तो आप क्या करेंगे, आप पुट करेंगे 7x को क्या t पुट करेंगे, भाई जिसका आपको नोन है केवल वही तो आप काम कर सकते हो। साइन x का नोन था, साइन 7x का नोन नहीं था, तो जिसका नोन नहीं है उसको आपने क्या कह दिया, t पुट कर दिया। तो 7x इसका इक्वल हो गया t के, 7x का डिफरेंशियल dx अपॉन dt, और t का कितना हो गया 1, तो ये आपके पास आ गया dx की वैल्यू dt अपॉन 7 क्यों हो गया। अब आप इस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि जब मैंने इसके रिप्लेस पे t पुट किया है तो फंक्शन का जो इंटीग्रल होगा t की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो इंटीग्रल ऑफ कितना आ गया, साइन t ऑफ dt अपॉन 7, 1 अपॉन 7, साइन t का इंटीग्रल हो गया माइनस के कॉस t प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c, तो माइनस 1 अपॉन 7 कॉस टी की वैल्यू कितनी है आपके पास 7x प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। यहाँ तक आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आई होप ये पॉइंट समझ पा रहे होंगे आप मैं कैसे कर रहा हूँ। अब देखो यदि मैं इसे उसी डिफरेंशियल वाले मेथड से बताऊँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो आप कैसे करते हैं। देखिए यदि आप डिफरेंशियल वाले मेथड्स को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप कैसे अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो यदि आपको इंटीग्रल करना था, सपोज दैट आपको tan x का इंटीग्रल करना है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना। इस मैंने आपको tan x का इंटीग्रल लिख रखा है, ठीक है ना। क्या लिख रखा है tan x का इंटीग्रल, log mod ऑफ sec x प्लस सी। क्या मैंने tan x का इंटीग्रल सिखाया, नहीं सिखाया है ना। तो इसको अपने माइंड में क्या रीड कर ले, x रीड कर ले। बता क्या बन गया tan x। अब बता tan x का इंटीग्रल क्या होता है, log mod ऑफ sec x प्लस कॉन्स्टेंट सी, जिसको अपने माइंड में आपने x रीड किया। अब उसका डिफरेंशियल कर, कितना हो गया डिफरेंशियल, tan x का डिफरेंशियल 10 आ गया। ध्यान रखना डिफरेंशियल में तो आप प्रोडक्ट में लिखते थे, इंटीग्रल में डिवाइड में लिखते हैं। दैट्स ऑल, कंप्लीट। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि हम इंटीग्रल कैसे सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो ये बातें ध्यान रखेंगे आप, थोड़ी थोड़ी बातें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैं समझाने की आपको क्या कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। सपोज दैट आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है, देखो तो सब्स्टिट्यूशन से तो एक लाइन में इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया। यदि आपको एक लाइन में कॉन्सेप्ट सॉल्व करना तो आप कर सकते हैं, डोंट वरी। आपको सपोज दैट जैसे आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x का ऑफ dx का इंटीग्रल सॉल्व करना है। आप ये बताओ सेक स्क्वायर x का नोन है ना, 4 माइनस एक्स का नोन तो नहीं है, 7 माइनस 4x का नोन तो नहीं है, केवल किसका नोन है ये बताइए आप। नोन केवल सेक स्क्वायर x का है। प्रॉब्लम कौन कर रहा है, 7 माइनस 4x। तो देखो इसे आप चाहे तो t सब्स्टिट्यूट करके कर लीजिए, चाहे आप इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, इसको अपने माइंड में क्या रीड करेंगे x, आपने इसे अपने माइंड में रीड किया x तो बन गया सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है tan
एक्स, और जिसको अपने माइंड में आपने एक्स रीड किया अब उसका डिफरेंशियल करो। 7 का हो गया 0 और -4x है क्या, तो -4। डिफरेंशियल में तो लिखा जाता था प्रोडक्ट में, और इंटीग्रल में लिखा जाएगा डिवाइड में, -4 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। ये तो है एक लाइन में जवाब देना। नहीं तो आप इस कॉन्सेप्ट को यदि सब्स्टिट्यूट से करते हैं, यदि आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूट से, तो सब्स्टिट्यूट से आप कैसे कॉन्सेप्ट को से सॉल्व कर पाते हैं उसके बारे में समझिए अभी आप, ठीक है ना। तो आप उसके बारे में समझिए कैसे करते हैं, फिर सब्स्टिट्यूट से आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना इस पॉइंट को। यदि आप सब्स्टिट्यूट से करते हैं तो कैसे करेंगे, तो आप 7 - 4x को क्या पुट करते हैं, t। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। 7 का अब डिफरेंशियल करेंगे, 7 0 हो जाएगा, -4x का होता है -4x, x का हो गया dx और t का हो गया dt। मैं डायरेक्ट लिखा करूँगा, मैं सब कुछ कहानी अब आपको समझा चुका हूँ इस बारे में। तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -dt/4। तो बस अब आपको इंटीग्रल सॉल्व करना था। इंटीग्रल कितना आ गया, sec² t, और dx के रिप्लेस पे आ गया -dt/4, ठीक है। -1/4 तो बाहर हो गया, sec² t का इंटीग्रल होता है 10t प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। तो -1/4 10t, t क्या है आपके पास, आप मुझे बताइए। t था 7 - 4x प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c, दैट्स ऑल, फाइनल आंसर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या क्या सब्स्टिट्यूट करके कॉन्सेप्ट को डील कर रहे हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, लेट्स सी। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। आपको इंटीग्रल लिखा हुआ है tan³ इंटू sec² x ऑफ dx का इंटीग्रल आपको सॉल्व करना है। तो आप इसका इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे, बात समझिए ध्यान से। सब्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो ध्यान से समझो क्या देखना आपको। ये देखिए कि किसी का डिफरेंशियल उसके बराबर में रखा हुआ है क्या, देखना 10x का डिफरेंशियल जस्ट उसके बराबर में रखा हुआ है ना, केवल 10x का रखा हुआ है, 10³ x का नहीं रखा हुआ, केवल ओनली किसका रखा हुआ है, 10x का डिफरेंशियल जस्ट बराबर में कितना है, sec² x। तो केवल आप 10x को पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 10x को आप 10x को पुट करें t, तो 10x का डिफरेंशियल कितना बन गया, sec² x, x का कितना हो गया dx, t का कितना हो गया dt। आई होप यहाँ पॉइंट समझ में आ गया होगा। यानी sec² x dx की जगह कितना आ जाएगा, ओनली dt, और 10x के प्लेस पे कितना आ जाएगा t, तो t³ ऑफ dt। बताओ t³ का इंटीग्रल t⁴/4 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। t कितना है, t रख दीजिए, t कितना है आपके पास 10x, तो कितना बन गया 10⁴x डिवाइड बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी अब अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x ऑफ dx है, ठीक है। तो इसमें देखिए डिफरेंशियल किसका कहाँ रखा हुआ है, आई होप आपको दिख भी रहा होगा, ये log x है। log x को अपने माइंड में, यानी आपने देखा log x का डिफरेंशियल जस्ट नीचे रखा हुआ है, उसके होल स्क्वायर का डिफरेंशियल नहीं रखा हुआ है, केवल हमें डिफरेंशियल चेक करने। तो तुमने देखा log x का डिफरेंशियल नीचे रखा हुआ है, तो आपने क्या पुट किया, आपने log x को पुट कर लिया t। तो log x का डिफरेंशियल 1/x और x का dx और t का dt हो गया। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको समझ में आ गया, क्योंकि आपको पता है dx/dt और t का होता है 1 dt इधर ले गया मैं। आई होप यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। तो इंटीग्रल कितना बन गया, केवल log x रिप्लेस पे तो आ गया t, तो बन गया t² dx/x के रिप्लेस पे कितना आ गया dt, तो काउंट हो गया t dt। t² का इंटीग्रल कितना आपके पास आ गया t³/3। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा आपको अच्छे से, और प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। t क्या था आपके पास, ये बताओ, t था आपके पास log x, तो log x³ डिवाइड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। ओके, आइए नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट की तरफ देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंटीग्रल सॉल्व करना है sin x डिवाइडेड बाई √2 प्लस cos x। मुझे एक बात बताइए, किसका डिफरेंशियल कहाँ रखा हुआ है, देखना नीचे का डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है ना, पर रूट का नहीं रखा हुआ है, केवल ओनली किसका रखा हुआ है, 2 प्लस cos x का रखा हुआ है, √2 प्लस cos x का नहीं है। क्यों नहीं है, समझिए मेरी बात को ध्यान से। मैं पुट कर रहा हूँ 2 प्लस cos x को 0, ओनली केवल cos x का भी बोल सकते हो आप, उसकी कोई ट्रबल लेने की जरूरत नहीं है, आप cos x का भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो मैंने 2 प्लस cos x को कितना बोल दिया t, तो बताओ 2 कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशियल 0, cos x का माइनस के sin x, फिर x का dx, t का dt। इट मीन्स साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी काउंट हो गई, माइनस के डी टी आ गया। देख लीजिए आप, ऊपर ये तो लिखा हुआ, ये रहा साइन एक्स ऑफ डी एक्स, उसके रिप्लेस पे वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस के डी टी। तो इंटीग्रल आ गया माइनस के डी टी डिवाइडेड बाई रूट में कितना रह गया, ओनली टी। अब बताओ रूट टी का इंटीग्रल, रूट टी का मतलब होता है टी की पावर 1/2 अपॉन में, उसको ऊपर ले जाओ, बन गया माइनस के 1/2
टू। अब इसका इंटीग्रल सॉल्व कर लीजिए, टी की पावर -1/2 का इंटीग्रल कितना होगा, एक ऐड कर दीजिए, टी की पावर +1/2 हो जाएगा, ठीक है, यानी √t और डिवाइड में कितना चला जाएगा 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी, इट मीन्स 2√t, टी क्या था 2 प्लस कॉस x प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। ध्यान रखना जब भी आप इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रल में जो सॉल्यूशन आता है वो नॉट यूनिक होता है, जबकि डिफरेंशियल में जो सॉल्यूशन आपको गेट होगा वो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन फाइंड होता है। आई होप यहाँ तक बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि किसका डिफरेंशियल कहाँ रखा हुआ है। x² sec स्क्वायर tan इनवर्स x³ डिवाइड बाई 1 प्लस x⁻6 ऑफ dx। इसका इंटीग्रल करने को कह रहा है मेरे को, तो मैं इस क्वेश्चन का इंटीग्रल कैसे डील करूँगा, अब इस बात को समझेंगे बहुत ध्यान से। आप इस इंटीग्रल में ध्यान से देखो तो tan x³ का डिफरेंशियल जस्ट बराबर में रखा हुआ है। देखो कैसे, इसको अपने माइंड में एक्सीड करो, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल नीचे रखा हुआ है, और फिर जब अपने माइंड में x³ का डिफरेंशियल करोगे तो कितना आएगा 3x², वही लिखा हुआ है x²। तो यानी आपको दोनों का डिफरेंशियल मिल गया कॉन्सेप्ट में। तो आपको क्या पुट करना है, पुट करना है आपको tan इनवर्स x³ को कितना t, तो इसको में डिट किया x बना tan इनवर्स x का डिफरेंशियल हो गया 1/1 प्लस x², इट मीन्स x⁻6, और जिसको हमने में x रीड किया उसका डिफरेंशियल x³ का डिफरेंशियल 3x² इंटू फिर dx इज इक्वल टू किसके हो गया dt के। जिसकी नीड है केवल उसको रोके, बाकी सभी कंडीशन को राइट हैंड साइड ले जाइए। तो x² dx डिवाइड बाई 1 प्लस x⁻6 का डिफरेंशियल आ गया है आपके पास dt/3, ठीक है। तो x² dx इसके रिप्लेस पे कितना चलाएगा डिवाइड बाई x+6 की पावर में कितना आ जाएगा dt/3, तो 1/3 तो ये हो गया, dt ये हो गया, आपके पास आ गया केवल sec² इंटू टी। तो sec² t का इंटीग्रल आपको पता ही है कितना होता है tan t होता है प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c, तो 1/3 t क्या था उसकी वैल्यू रख दीजिए, t था आपके पास tan इनवर्स x³ प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। आई होप यहाँ तक पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशंस के कॉन्सेप्ट थे जिसमें हमें सब्स्टिट्यूट कर करके कॉन्सेप्ट को डील करना होता है, ठीक है ना। और आप इनको क्या करते हैं काफ़ी ईजी वे में डील कर सकते हैं आप, इसमें कोई ट्रबल नहीं आएगी आपको डील करने में। ओके, चलते अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, लेट्स सी। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको ये समझाने वाला हूँ, यदि इंटीग्रल में रूट का कॉन्सेप्ट आ रहा हो, किसका कॉन्सेप्ट आ रहा हो, रूट हो, अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्योंकि जिससे से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे वहाँ पे उसकी इसकी फॉर्मेलिटीज़ और चेंज होती चली जाएगी, वो स्टैंडर्ड बनता चला जाएगा। जब भी रूट आ जाए तो आपको क्या करना है, उसको रेशनलाइज करना है। और ये भी ध्यान रखना, रेशनलाइज करने का फ़ायदा बहुत होता है। रूट आ जाए तो रूट से क्या होता है, रेशनलाइज करते हो आप क्वेश्चन से क्या होता है, बिल्कुल ही फ्री हो जाते हैं कि फिर आपको रूट की कोई ट्रबल नहीं रहती है। जैसे कोई क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल बेस, आपको कॉन्सेप्ट सॉल्व करना x/रूट x प्लस ए प्लस रूट x प्लस बी का इंटीग्रल करने को कह दिया उसने कि इसका इंटीग्रल करो सॉल्व। तो आप कैसे करेंगे, आप इसका इंटीग्रल, सिंपल सी बात है। आप मुझे एक बात बताओ, रूट का कॉन्सेप्ट आ गया तो रूट का कॉन्सेप्ट है तो मैंने आपको क्या कहा, आप सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे होगा, प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट x प्लस ए प्लस रूट x प्लस बी इंटू रूट x प्लस ए माइनस रूट x प्लस बी ऑफ dx, ठीक है। ऊपर आपके पास आ गया x रूट x प्लस ए माइनस रूट x प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या बन गया आपके पास a² माइनस बी स्क्वायर, यानी x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, क्योंकि a² माइनस बी स्क्वायर तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि हमने क्या किया, यहाँ से x से x को कैंसिल कर दिया। तो आपके पास कितना आ गया, ओनली केवल आपके पास जो बचा है वो सिर्फ ओनली जो बचा है वो है 1/a माइनस बी, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है, सिंपली बात है। क्या रह गया, x रूट x माइनस एक्स प्लस ए रूट x प्लस बी का। अब इसका मुझे इंटीग्रल सॉल्व करना है, तो देखिए मैं इसका इंटीग्रल कैसे सॉल्व करूँगा। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ध्यान से समझना इस बात को मेरे को। क्या मैं जो x लिखा हुआ है इस x को इस तरह से मैनेज कर लूँ, ध्यान से समझना इस बात को, जो मैं आपको समझाऊंगा कि x की इसमें ही मल्टीप्लाई, इसके x की इसमें ही मल्टीप्लाई, तो 1/a माइनस बी तो आ रहा बाहर, x ही मल्टीप्लाई इसमें करें तो रूट x प्लस ए ऑफ dx, ठीक है। सेपरेट कर दिया मैंने इंटीग्रल, x रूट x प्लस बी ऑफ dx। क्या मैं इस x को ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ 1/a माइनस बी,
एक ऐड करके और एक सब्ट्रैक्ट करके, ए प्लस ए माइनस ए ऑफ रूट एक्स प्लस ए ऑफ डी एक्स। सेम इसका प्रोसेस माइनस, क्या इस एक्स को मैं ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ, प्लस बी माइनस बी रूट एक्स प्लस बी ऑफ डी एक्स। यहाँ तक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मेरा टारगेट क्या है, मैं एक्स प्लस ए को एक ऑर्डर पेयर बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अंदर भी रूट में एक्स प्लस ए, इसकी प्रोडक्ट जब मैं इससे करूँगा तो बताओ मेरे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि 1/a माइनस बी बाहर आपके पास चल रहा है इंटीग्रल में, एक्स प्लस ए की पावर 1 की प्रोडक्ट जब रूट से होगी तो कितना आ जाएगा 3/2, 1.5 रूट बनाएगा। माइनस जब ए से करेंगे तो कितना होगा, रूट में एक्स प्लस ए यानी 1/2। ठीक है, यहाँ तक बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी मेरी। ओके, माइनस फिर एक्स प्लस बी की प्रोडक्ट, जो एक्स प्लस बी है उसकी प्रोडक्ट रूट एक्स प्लस बी से बताओ करेंगे तो कितनी आएगी, वही पावर 3/2 बनाएगा, एक्स प्लस बी की पावर 3/2। फिर माइनस बी से करेंगे तो बी एक्स प्लस बी की पावर 1/2 और इस पूरे का इंटीग्रल। आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रही होगा आपको। ठीक है, तो 1/a माइनस बी कितना हो गया आपके पास, देखिए इसको अपने माइंड में कैरी कर लीजिए। एक्स अब मैं समझाता हूँ, ध्यान रखना। जब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, जब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से अप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, देखो इसको अपने माइंड में आप एक्स रीड कर रहे हैं, तो जब आप अपने माइंड में केवल उस फंक्शन को एक्स रीड कर सकते हैं जिसका डिफरेंशियल करने पर आपको कांस्टेंट क्वांटिटी ही मिलती हो, इसके अलावा कोई दूसरी क्वांटिटी ना आए। केवल ओनली कौन सी क्वांटिटी चाहिए होती है, कांस्टेंट। देखो आपने इसको अपने में एक्स रीड किया, बन गया एक्स की पावर 3/2। बताओ एक्स की पावर 3/2 का इंटीग्रल एक ऐड कर दो, एक्स प्लस ए की पावर 5/2 डिवाइड बाई 5/2। ठीक है, जिसको अपने माइंड में एक्स रीड किया, अब उसका डिफरेंशियल, एक्स का डिफरेंशियल हो गया 1 और एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया 0। यहाँ तक बात क्लियर होगी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तुमने देखा ना कांस्टेंट क्वांटिटी आई ना, 1 आ गया ना, इसी तरह से ए कांस्टेंट है बाहर लिखे, एक्स प्लस ए की पावर 1/2 का इंटीग्रल, क्योंकि इसको भी अपने माइंड में क्या रीड किया आपने एक्स, इसका इंटीग्रल ये कितना होगा, एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2। ठीक है, यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आई होगी, क्लियर है यहाँ तक बात। उसके बाद बात करते हैं जिसको अपने माइंड में अपने एक्स रीड किया, अब उसका डिफरेंशियल कितना है 1, क्योंकि x का 1 a का 0 हो जाता है तो 1 आ गया। तो आप इंटीग्रल में अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो कोई ट्रबल नहीं होती है। आ रही मेरी बात समझ, क्योंकि आपको पता है जिसको आप अपने माइंड में x रीड करते हो उसका डिफरेंशियल करते हो, इंटीग्रल में डिफरेंशियल हमेशा डिवाइड में आता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। माइनस एक्स प्लस बी का इंटीग्रल आपको पता है, एक्स प्लस बी का इंटीग्रल 5/2 डिवाइड बाई 5/2 हो जाएगा, माइनस बी वो एक्स प्लस बी का इंटीग्रल फिर से वही कॉन्सेप्ट हो गया जो अभी ऊपर आपने सॉल्व किया, एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2। इन सब के जब तुम डिफरेंशियल करोगे तो इंटीग्रल में अपॉन में लिखा जाएगा 1 लिखो ना लिखा कोई ट्रबल नहीं, ये इसका फाइनल आंसर आ गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने रेशनलाइज क्यों किया था कॉन्सेप्ट को। ठीक है ना, जिससे मुझे क्या मिल गया, क्वेश्चन को एक सिस्टम मिल गया, पैटर्न मिल गया सॉल्व आउट करने का। देखो इंटीग्रल को जितना आप अपने हाथों से सॉल्व करोगे उतना ही ईजी बनता चला जाएगा, क्योंकि अभी आपको डिफिकल्ट लगेगा, पर जैसे जैसे आप इसकी और प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, क्वेश्चनों के क्वेरीज पूछने शुरू कर दोगे, कमेंट बॉक्स में क्वेरीज करोगे, तो समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि इंटीग्रल और हम किस तरीके से अपना बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, नए नए क्वेरीज मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पैटर्न सिखा रहा हूँ सारे कॉन्सेप्टों का, तो आप पैटर्न सीखते जा रहे हैं। देखो क्वेश्चंस तो आपको ही सॉल्व करने होंगे, उनकी क्वेरीज पूछनी होगी, वो आपको पूछनी होगी। ठीक है ना, देखिए एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं इंटीग्रल पे। यदि क्वेश्चन आ जाए रूट 10x डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रल, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए गाइस, रूट आ गया ना, रूट के ऊपर नीचे क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट 10x डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रूट 10x ऑफ dx। ऊपर क्या बन गया आपके पास 10x, नीचे क्या आ गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रूट 10x। अब एक काम कीजिए, जो ऊपर 10x लिखा हुआ है ये ऊपर वाला, इसे ब्रेक कर लीजिए साइन और कॉस की फॉर्म में। आइए कितना आ गया ऊपर साइन एक्स, नीचे आ गया आपके पास साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, 10x को ये तो लिखते हो साइन अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रूट 10x ऑफ dx।
देखिए यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स कैंसिल, ये सही है। कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर चला गया गाइस सेक स्क्वायर एक्स, डिवाइड में कितना आ गया रूट टेन एक्स ऑफ डी एक्स। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या टेन एक्स का डिफरेंशियल ऊपर नहीं रखा हुआ, केवल ओनली टेन एक्स का डिफरेंशियल देखो कितना लिखा हुआ सेक स्क्वायर एक्स, तो इसे पुट कर लीजिए। टेन एक्स को क्या पुट करेंगे आप टी, तो टेन एक्स का डिफरेंशियल आ गया आपके पास सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का हो गया डी एक्स इजकल टू कितना हो गया डी टी। तो आपके पास कितना आ गया, अब आप ये बताइए मुझे, आपके पास जो बन गया इंटीग्रल, ऊपर तो हो गया डी टी, नीचे हो गया रूट टी। और बताओ रूट टी का इंटीग्रल क्या होता है, जब आप रूट टी लेते हैं तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, क्योंकि रूट टी का मतलब होगा टी की पावर 1/2, जब ऊपर जाएगी तो -1/2, और -1/2 का इंटीग्रल एक ऐड कर दीजिए रूट टी डिवाइड बाई 1/t प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी 2 रूट टी। टी क्या था, टी क्या पुट किया था आपने 10x को, तो यहाँ लिख दीजिए रूट 10x प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन ये अब अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे कि हम लोग कैसे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं। आइए अब समझते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसमें हम लोग इवन और ओड के बारे में डिस्कस करने वाले, पावर्स को इवन और ओड में क्या होने पर हम कैसे उस कॉन्सेप्ट को सॉल्व आउट करते हैं। ओके गाइज, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, समझते हैं क्या लिखा है। इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर पी एक्स इंटू कोस की पावर क्यू एक्स ऑफ डी एक्स का इंटीग्रल करना है। मतलब जब साइन और कोस, केवल मैं बात करूँगा साइन और कोस में, यदि p जो पावर p लिखी हुई इफ़ यदि p आपके पास ओड आ जाए तो आप हमेशा पुट करेंगे कोस x को t, ठीक है। और इफ़ यदि q आपके पास ओड आ जाए तो आप पुट करेंगे साइन x को t, चाहे वो क्वेश्चंस में हो या ना हो, दोनों कॉन्सेप्ट में, चाहे वे दोनों कॉन्सेप्ट में कोस एक्स है या नहीं है तब भी कोस एक्स को टी, साइन एक्स है या नहीं है तब भी साइन एक्स को टी पुट करेंगे। इफ यदि पी एंड क्यू दोनों ही क्या आ जाए, बोथ आर ओड आ जाए, दोनों ही कैसे आ जाए ओड, तो सिचुएशन पे जब पी और क्यू दोनों ही कैसे हो गए ओड हो गए, तो दोनों सिचुएशन में आपके हाथ में चॉइस है, या तो साइन एक्स को टी पुट कर लीजिए या कोस एक्स को टी, एज योर चॉइस। मतलब क्या है, यदि साइन की पावर ओड आ जाए तो आप कोस एक्स को पुट करेंगे, यदि कोस की पावर ओड आ जाए तो साइन पुट करेंगे, यदि दोनों की पावर ओड आ जाए तो आप किसी को भी टी पुट करके क्वेश्चन को डील कर सकते हैं वेरी इजी वे में। ये केवल मैंने अभी ओड के सिस्टम में बताया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंटीग्रल सॉल्व करने पड़ गया कि साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। अब मुझे ये बताइए कि इस कॉन्सेप्ट में किसका, कॉन्सेप्ट में ओड पावर किसकी है, क्योंकि साइन और कोस एक साथ आ गए, तो सीधा ध्यान दो, जब मैं साइन और कोस एक साथ लिख रहा हूँ तो पावर साइन की क्या है, ओड है ना। जब साइन की ओड है तो आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पे आप पुट करेंगे, जब साइन की पावर ओड होती है तो हमेशा कोस को पुट करते हैं, तो हम कोस एक्स को क्या पुट करने वाले हैं टी। तो बताओ कोस एक्स का डिफरेंशियल माइनस के साइन एक्स और एक्स का डी एक्स इजकल टू डी टी, ये माइनस में नहीं हाइड टेस्ट कर दिया। आई होप ये पॉइंट पे अब आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब मुझे एक बात बताइए, अब आपका टारगेट क्या हो गया, आपने पूरे क्वेश्चंस को, क्योंकि आपने कोस एक्स को टी पुट किया है, तो जब आप टी पुट करेंगे तो फंक्शन टी में कन्वर्ट हो गया, तो इंटीग्रल वाला फंक्शन भी किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए, टी के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे डी एक्स। तो अब क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। इस कॉन्सेप्ट को हमें सॉल्व करने के लिए इस कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाना होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मुझे क्या चाहिए, साइन एक्स जी एक्स चाहिए, तो कहाँ से बनेगा ध्यान दीजिए। तो मैंने साइन क्यूब एक्स को स्प्लिट कर दिया, जो ओड पावर है, जिसकी ओड पावर होगी वो हमेशा स्प्लिट होगा, ध्यान रखना, जिसकी ओड पावर होगी वो हमेशा स्प्लिट होता है पावरों में। तो इसे हमने लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, सॉरी साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। साइन एक्स डी एक्स की जगह तो माइनस के डी टी आ गए, ये भी चल गया। कॉस एक्स की जगह टी आ गया, ये भी चल गया। प्रॉब्लम कौन कर रहा है अभी, साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको एडजस्ट करेंगे। अब जो ध्यान रखना, जिसको पावर को स्प्लिट करते हैं ना वो एडजस्ट होता है हमेशा। साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिख दूँ, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स ऑफ डी एक्स। अब पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा टी की फॉर्म में। जब तक टी की फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जब तक आप पावर्सों को स्प्लिट करके उसे डील आउट कीजिए, ठीक है ना। यानी हमें सिंप्लीफाई करना है, कैसे ही करना है। देखिए 1 कॉस एक्स की जगह कितना दे रखा उसने टी, तो 1 माइनस के टी स्क्वायर, कॉस एक्स की जगह टी स्क्वायर, साइन एक्स डी एक्स की जगह तो माइनस के डी टी, माइनस बाहर लगाइए और ये बन गया डी टी। हो गया अब इंटीग्रल, टी स्क्वायर की इंटीग्रल के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4
ऑफ डी टी। अब मुझे बताइए टी स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है। टी स्क्वायर का इंटीग्रल होता है टी क्यूब अपॉन 3, टी की पावर 4 का इंटीग्रल टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मुझे एक बात बताइए, जो टी है आपके पास वो क्या था, टी क्या था, आपने टी लेट कैसे किया था कोस एक्स को, तो केवल टी की जगह कोस रख दीजिए। कितना बन गया कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस के कॉस 5x अपॉन 5 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। आई होप ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये पॉइंट आपको कोई ट्रबल नहीं करेगा। अब मैं कह रहा हूँ कि यदि क्वेश्चंस में हो या ना हो कोई ट्रबल नहीं है। देखो सपोज दैट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो कॉस क्यूब एक्स ऑफ डी एक्स का इंटीग्रल, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सिंप्लीफाई है, कॉस क्यूब एक्स ऑफ डी एक्स का इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या, मैंने कहा कॉस क्यूब एक्स आ गया, कॉस की पावर क्या आ गई ओड, क्या पुट कर दो साइन एक्स को, क्या पुट करेंगे टी, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मैंने कहा था एक पॉइंट सबसे पहले, चाहे क्वेश्चन के अंदर है या नहीं है वो डजेंट मैटर, ठीक है ना, जो बताया है सिर्फ उसको फॉलो करना है भाई आपको, ठीक है ना। अब ये देखो जिस पावर की ओड थी, जिस फंक्शन की पावर ओड थी उसी को हमेशा पावर को स्प्लिट करते हैं। मैं ऐसे लिख लूँ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स ऑफ डी एक्स, तो देखो ये बन गया कॉस एक्स डी एक्स की जगह तो कितना आ जाएगा डी टी, तो इस cos x dx की जगह तो मैं क्या रख दूंगा dt रख दूंगा। बट अब मेरा कॉन्सेप्ट है sin x की जगह t, क्योंकि हमें कौन कंफ्यूज करेगा, कौन परेशान में डाल रहा है, cos स्क्वायर x परेशानी में डाल रहा है, तो इसी को ब्रेक कर लो आइडेंटिटी में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स ऑफ डी एक्स। बस अब रख दीजिए सारी वैल्यूज़, साइन आपके पास है ये 1 माइनस टी स्क्वायर, ये कितना हो गया डी टी कॉस एक्स डी एक्स जगह, इंटीग्रल 1 का टी स्क्वायर का इंटीग्रल टी क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। टी क्या है आपके पास ये बताइए, टी है साइन एक्स, लिख लीजिए साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप मुझे बताइए, आप इसका इंटीग्रल मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका इंटीग्रल का सॉल्यूशन क्या है, केवल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेंगे कॉस की पावर 9x डिवाइडेड बाई साइन एक्स ऑफ डी एक्स। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ध्यान रखना ये वही कॉन्सेप्ट है ईवी नोड वाला है। अपॉन में साइन एक्स चलाएगा तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। आप ये देखो कॉस की पावर क्या आई है ओड, क्या पुट करेंगे आप साइन एक्स को टी, आप अपनी पावर्स को स्प्लिट करना और ऐसे स्प्लिट करके कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे बहुत इजी वे में, जिससे आपका सॉल्यूशन वही बनता चला जाए जो आपने पुट किया और जो आपको नीड है। ओके, ये ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो इसमें थोड़ी सी परेशानी पावर्स की आएगी, क्योंकि जब इसे सॉल्व करेंगे तो पावर वहाँ 4 बनेंगी। जब पावर होल पावर 4 होती है तो उसे हम क्या करते हैं, दो दो की पावर ऑफ ब्रेक करेंगे। पहले 2 पावर जो आएगा उसको सॉल्व करके फिर उसकी 2 पावर में, उस तरह से हम इसे डील करेंगे क्वेश्चंस को और वहाँ से उसका फाइनल आंसर गेट कर लेंगे। आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो cos की पावर 9x को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर देना, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करा दूंगा। ओके गाइज, तो आई होप यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गए। ये सब्स्टिट्यूशंस में ही कॉन्सेप्ट चल रहे हैं जिसमें मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूँ टाइप नंबर 1, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूशंस के अंदर के पार्ट्स है उसमें मैंने ईवी नोड का सिस्टम बताया। केवल अभी तक मैंने ओड के बारे में डिस्कस किया, अब चलता हूँ मैं इसके ईविन को लेकर। लेट्स सी। ओके गाइज, यदि आपके पास पावर इविन आ जाए तो इविन के कॉन्सेप्टों पर हम कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी पावर इविन आएगी तो हमेशा इविन पावर में ही ब्रेक करेंगे कॉन्सेप्ट को। हमने टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स लिख लिया, ठीक है। अब आप एक बात बताएंगे, जब भी आप इविन पावर के कॉन्सेप्टों को सॉल्व करेंगे, इविन हमेशा ध्यान रखना इविन पावर्स के, चाहे साइन की पावर इविन आ रही हो, चाहे कॉस की पावर इविन आ रही हो, चाहे टेन की पावर इविन आ रही हो, ठीक है ना। जिससे पहले वाला मैंने ओड सिस्टम बताया वो केवल ओड सिस्टम ओनली साइन और कॉस पे ही अप्लाई होगा, ठीक है ना। ओके, अब ये समझो इविन पावर के कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना। जब भी आप इविन टाइप के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे जिसकी पावर इविन होती है, हमेशा उसका पहले डिफरेंशियल देख लो क्या आता है। भाई आपको पता है 10x का डिफरेंशियल कितना होता है, सेक स्क्वायर x होता है। 10x का डिफरेंशियल कितना होता है, सेक स्क्वायर x। यानी जब आपने पावर में ब्रेक किया 10 स्क्वायर x, तो एक 10x को अपनी कॉन्सेप्ट को जो 10 स्क्वायर x आएगा उसमें एक आइडेंटिटी ओपन कर देना उसकी डिफरेंशियल वाली। क्या होती है आइडेंटिटी 10 स्क्वायर एक्स की, आई होप 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है आप बताएंगे। 10 स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर एक्स ऑफ
dx। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके इनसाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स ऑफ dx माइनस के टेन स्क्वायर एक्स ऑफ dx। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, तो अब ये बताओ, देखो tan x का डिफरेंशियल जस्ट बराबर में रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ, केवल tan x का रखा हुआ है ना। पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसका इंटीग्रल जानते हो आप क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ टेन स्क्वायर एक्स नहीं जानते होगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इंटीग्रल ऑफ टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है। तो जब नहीं पता है, पर ये तो मालूम होगा कि टेन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी वो तो पता है जिसमें होती है, वो क्या होती है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल नहीं पता था, कोई बात नहीं है, टेन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी ओपन कर दो। आइडेंटिटी कितनी होती है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। इस फॉर्म में आइडेंटिटी में ओपन कर दो। मतलब आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है सिंप्लीफाइड करके, चाहे कैसे ही करो, उसे सिंप्लीफाइड करना है और आपको वहाँ पहुँचना है जो आपको इंटीग्रल नोन होता है। अब देखिए, आपके पास दो इंटीग्रल हो गए, एक पूरा इंटीग्रल ये, एक इंटीग्रल पूरा ये हो गया। ठीक है, आपको पता है इसका डिफरेंशियल जस्ट बराबर में रखा हुआ है। तो देखो माइंड से कैसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। टेन एक्स का डिफरेंशियल है, टेन स्क्वायर एक्स का नहीं है, केवल किसका है? टेन एक्स का है। तो टेन एक्स को अपने माइंड में टी रीड कर लो। ठीक है, कर लिया। तो टेन एक्स का डिफरेंशियल किया, कितना आ गया? सेक स्क्वायर एक्स। क्या बनेगा? डी एक्स इज इक्वल टू कितना का? डी टी। ये बन गया टी, क्या बन गया? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है? टी की पावर थ्री अपॉन थ्री। टी क्या था? टेन एक्स, तो टेन क्यूब एक्स डिवाइड बाई थ्री। शॉर्ट हो गया बस, इसका इंटीग्रल डायरेक्ट हो गया टेन क्यूब एक्स डिवाइड बाई थ्री, क्योंकि जिसको अपने टी रेट किया उसे तो किया टेन एक्स को, उसका डिफरेंशियल बराबर में रखा हो तो टी की स्क्वायर बन गया, टी स्क्वायर का डायरेक्ट अप्लाई कर दिया बस। अब बताओ, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स और वन का इंटीग्रल एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी, दैट्स सॉल्व। आई होप ये पॉइंट पे वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्लियर हो गई होगी यहाँ तक बातें। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जो मैं अब आपको बात समझाने वाला हूँ इसी में ही है, नोट में कुछ बातें ध्यान रखेंगे उस बात को। यदि आपको कहीं भी साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करने को कह देता है, तो हमेशा दोनों कन्वर्ट करना कॉस टू थीटा के फॉर्मूले में। कौन से फॉर्मूले में? कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है। यदि आपको साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करना है तो हमेशा कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना? उसे कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्यों करते हैं कन्वर्ट, समझा देता हूँ मैं आपको। कॉस टू एक्स का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में होता है वन माइनस के टू साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से आप निकाल लोगे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू। इसी तरह से कॉस टू एक्स का फॉर्मूला कॉस की फॉर्म में होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। यहाँ से आप कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालोगे इन टर्म्स ऑफ कॉस टू एक्स की फॉर्म में। आपको सपोज दैट क्वेश्चन यही आ गया एग्जाम में लिखा हुआ कि भाई आप सॉल्व करके बताओ इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल। क्या करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल? आप कहेंगे सर मैं तो आइडेंटिटी ओपन करूँ, आइडेंटिटी होती है वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो फिर कॉस स्क्वायर एक्स कैसे करेगा? ये तो आपको तेरे को पता ही नहीं कैसे कर पाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है गाइस, समझिए इस बात को। साइन स्क्वायर एक्स को कॉस टू थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, जो मैं अभी फॉर्मूला लिखवाया है ये रहा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से निकाल लीजिए, तो आप जब इसको इधर लेके जाएंगे उसको उधर लेके जाएंगे तो वन माइनस के कितने बन जाएंगे आपके पास? कॉस टू एक्स कितना हो जाएगा? वन माइनस के कॉस टू एक्स डिवाइड बाई टू ऑफ डी एक्स। यहाँ तक बात क्लियर होगी। सेपरेट कर लीजिए, वन अपॉन टू माइनस के कॉस टू एक्स डिवाइड बाई टू ऑफ डी एक्स। यहाँ तक क्लियर। बताओ कांस्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रल वन अपॉन टू का इंटीग्रल एक्स माइनस इसको अपने माइंड में क्या रेडी किया? एक्स। पता कोस एक्स का इंटीग्रल कितना होता है? कोस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स, और जिसको अपने माइंड में अपने एक्स सीड किया उसका डिफरेंशियल कितना आ गया? टू। वो कहाँ लिखा जाएगा इंटीग्रल में? अपॉन में टू, और ये वाला टू अपने यहाँ पे ऑलरेडी प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी, दैट सॉल्व। सॉल्यूशन आ गया एक्स अपॉन टू माइनस के साइन टू एक्स डिवाइड बाई फोर प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। ये भी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गए होंगे आपको कि हमें कैसे डील करने, इवन ऑड का सिस्टम भी आपको क्लियर हो गया है। ओके, अब यदि आपको इंटीग्रल करने, ये कुछ इंटीग्रल हैं, स्पेशल कुछ इंटीग्रल हैं, ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा भी रखे थे जब मैंने आपको स्टार्टिंग किया था, बेसिक किया था अभी से कुछ टाइम पहले, ठीक है ना। एक घंटे पहले मैंने आपको कुछ बातें सिखाई थी। वो क्या सिखाई थी? स्पेशल इंटीग्रल में मैंने कहा था कि tan x का इंटीग्रल कितना लिखवा रखा मैंने आपको? लो मोड ऑफ sec x प्लस सी। अब ये हाउ कैसे आता है, अब इस पर डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है ना। समझिए बात को, मेरी बहुत ध्यान से समझेंगे। tan x को मैं क्या लिख सकता हूँ ये बताओ? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ऑफ डी एक्स। अब मुझे बताओ नीचे का डिफरेंशियल कहाँ रखा हुआ है? ऊपर। तो किसको पुट करूँगा? केवल कोस एक्स को, क्योंकि कोस एक्स को ऊपर रखा हुआ है, ऊपर का नीचे नहीं रखा हुआ है। आपके दिमाग में चलो साइन एक्स को हम टी मान लें तो साइन का डिफरेंशियल कोस एक्स होता है। हाँ होता है, डेफिनेटली होता है, पर वो साइन एक्स का डिफरेंशियल जो तुमने कोस एक्स किया और फिर एक्स करके डी एक्स करोगे
तो गाइस ध्यान रखो, यहाँ cos x कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये dx के साथ प्रोडक्ट में नहीं आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है, dx के साथ डिवाइड में आ रहा है। तो जो dx के साथ किस में हो, प्रोडक्ट में होते हैं, या उसके अकॉर्डिंग, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग सही तरह से मैनेज हो जाए, तो हम उसी के अकॉर्डिंग उस वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ dx अपॉन cos x बनता, ना कि dx इंटू कोस एक्स या cos x इंटू डी एक्स बन रहा है, ऐसा नहीं बन रहा है। इसलिए केवल किसका डिफरेंशियल रखा हुआ, ओनली cos का डिफरेंशियल रखा हुआ है साइन, तो इसलिए हमने cos x को ही पुट करेंगे, कितना t, cos x का डिफरेंशियल माइनस के sin x, और x का हो गया dx इज इक्वल टू माइनस के dt। क्लियर हो गई होगी बात, ये माइनस एडजस्ट यहाँ कर दिया मैंने, ये बन गया 1/t ऑफ dt, माइनस 1/t का इंटीग्रल लॉग मॉड ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c माइनस के लॉग t का मीनिंग क्या होता है, t अभी आपने लेट किया था cos x प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। एक पॉइंट तो ध्यान रखना, एक इंटीग्रल तो ये भी होता है हमारे पास tan x का इंटीग्रल माइनस के log मॉड ऑफ cos x। पर ध्यान रखना जब log के पहले माइनस आ जाए तो ये माइनस जब यहाँ जाएगा तो पावर बनाएगा होल नेगेटिव, नेगेटिव बनाएगा तो बनेगा log 1/cos x, और 1/cos x को लिखते हैं मॉड ऑफ sec x प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। आई होप ये पॉइंट पे अब अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यदि मुझे इंटीग्रल सॉल्व करना हो cot x का, तो हम इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। ओके गाइस, अब बात करें यदि हम इंटीग्रल रूट cot x ऑफ dx की, यदि मुझे इसका इंटीग्रल सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करूँ। एक सिंपल सा इंटीग्रल है, ध्यान से समझेंगे इस बात को। सिंपल, मैंने आपको क्या लिखवाया था इसका इंटीग्रल, यदि याद हो आपको, log मॉड ऑफ sin x प्लस c। देखिए कैसे आता है, मैंने इंटीग्रल cot x को लिख लिया cos x अपॉन sin x प्लस डी एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब देखो नीचे का डिफरेंशियल कहाँ रखा हुआ है, ऊपर, केवल साइन का ऊपर है, cos का नीचे नहीं रखा हुआ है, साइन का ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि इसके साथ dx प्रोडक्ट में, dx प्रोडक्ट में होना चाहिए, जिसका डिफरेंशियल आप पुट करेंगे उसके साथ dx क्या आनी चाहिए, हमेशा प्रोडक्ट में आनी चाहिए। ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे, जिसको भी आप पुट करते हैं उसका डिफरेंशियल करने पर उसका dx उसके साथ प्रोडक्ट में होना चाहिए। देखो sin x का डिफरेंशियल क्या, cos x फिर x से क्या dx इज इक्वल टू कितना हो गया dt। अब देख लो ऊपर cos x dx की जगह कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो इंटीग्रल में कितना आ गया, dt, नीचे हो गया 1/t। तो बताओ 1/t का इंटीग्रल log मॉड ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। t क्या था आप मुझे बताएंगे, sin x प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c, ये इसका इंटीग्रल आ गया। आई होप ये पॉइंट अभी अच्छे से आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इंटीग्रल की यदि मैं बात करूँ, तो इंटीग्रल आपको सॉल्व करना हो यदि sec x का, तो मैंने लिखवा भी रखा है log मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c, ये मैंने लिखवाया था। अब देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। ये थोड़ा सा लॉजिक के क्वेश्चन है, सेक और कोसेक का इंटीग्रल थोड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। क्या आप मुझे बताइए, सेक एक्स का जब मैं डिफरेंशियल करता हूँ तो सेक के साथ क्या आता है, सेक के साथ टेन आता है, एम आई राइट, क्योंकि सेक टेन और सेक दोनों चलते हैं। आइडेंटिटी देख लो, चाहे सेक स्क्वायर एक्स की, चाहे आप डिफरेंशियल भी देख लो, सेक और टेन हमेशा आता है, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, एक लॉजिक ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई और sec x प्लस टेन एक्स से डिवाइड कर दूंगा। ओके, ऊपर हो गया मेरे पास sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो गया, sec x प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। ये ध्यान रखेंगे। आप क्या करेंगे, sec x प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई और sec x प्लस टेन एक्स से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि देखो अब नीचे का डिफरेंशियल ऊपर मिल गया आपको सारा का सारा। कैसे, ध्यान दो, पुट कर दो sec x प्लस टेन एक्स को कितना t, तो बताओ sec x का डिफरेंशियल sec x इंटू टेन एक्स और टेन एक्स का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x और पूरे x का डिफरेंशियल dx और t का कितना हो गया dt। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। देख लो ऊपर से मैच हो गया, पूरा पूरा हो गया, नहीं हो गया। तो इंटीग्रल में कितना आ गया, ऊपर तो हो गया dt, नीचे हो गया t, तो बताओ कितना आ गया आपके पास, 1/t का इंटीग्रल log मॉड ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c log टी क्या था आपके पास, देख लीजिए टी आपने किसको लेट किया था, टी लेट किया था sec x प्लस टेन एक्स को। तो देखिए यहाँ पे log sec x प्लस टेन एक्स का मॉड प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। एक फॉर्मेट तो ये बन के आता है, यानी एक फॉर्मूला तो ये हो गया कि इंटीग्रल ऑफ sec x कितना होता है, log मॉड ऑफ sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी। कभी कभी एग्जामिनर इससे अंदर की और डेप्थ की और नॉलेज पूछ लेता है आपसे, वो कुछ और भी प्रूफ कराता है। वो क्या प्रूफ कराएगा, उस क्वेश्चन को मैं आगे लेके चलता हूँ और क्या इसका रिजल्ट बनवा सकता है आपसे, ठीक है ना। इसे हम आगे की तरफ और सॉल्व करेंगे। log मॉड ऑफ sec x को मैं लिख सकता हूँ 1/cos x और टेन एक्स को sin x अपॉन
कॉस एक्स प्लस सी लॉग एलसीएम में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कितना कॉस एक्स प्लस सी। अब एक बार बताओ, जब भी साइन के साथ 1 आएगा तो हमेशा दोस्ती निभाएगा, ये मैंने तुम्हें कई बार बता रखी बात है। कोस के साथ 1 आ जाए तो दुश्मनी अप्लाई करता है। तो साइन के साथ 1 आए तो देखो ध्यान रखना, हाफ एंगल का फॉर्मूला अपन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो साइन एक्स लिखा हुआ है वो दोस्ती हाफ में निभाएगा। साइन 2x नहीं है, यहाँ पे साइन एक्स लिखा हुआ है इसलिए हाफ का फॉर्मूला। और साइन एक्स का फॉर्मूला हाफ में क्या होता है? क्योंकि साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो साइन एक्स कितना होगा, यानी उसका हाफ एंगल्स कितना होगा? साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। हाफ वाला फॉर्मूला ओपन कर दीजिए। यदि ऊपर हाफ में फॉर्मूला ओपन हुआ तो नीचे भी हाफ में फॉर्मूला ओपन होगा। ऊपर कोस साइन चला तो नीचे भी कॉस साइन वाला फॉर्मूला ओपन कर दो। कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्यों करा? कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले थे। कॉस 2 थीटा के एक था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला। अब यहाँ एंगल लिखा 1 तो उनके एंगल का क्या हो गया? हाफ हो गया। यहाँ तक बात भी क्लियर होगी आपको। प्लस कॉन्स इंटीग्रेशन से ऊपर बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, तो ये दो पावर से ये पूरी पावर कैंसिल। लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 नीचे आ गया कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, प्लस सी। अब जब आप याद कीजिए, जब इस तरह की फॉर्म में आप आ जाया करते थे तो याद कीजिए क्या करते थे, इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x बाई 2 से डिवाइड किया करते थे। कर दीजिए, जब आप इसे cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस कितना tan x बाई 2 डिवाइड में जाइए, यहाँ कितना हो गया? 1 माइनस के tan x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। अब बताओ इसकी प्रोडक्ट में क्या यूज़ कर लूँ? 1, तो कितना आ गया? लॉग मोड ऑफ इस 1 और दिस 1 की जगह मैं tan पाई बाई 4 रख सकता हूँ। tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 की जगह tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। ठीक है ना, तो मुझे बताओ tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan इंटू tan b किसका फॉर्मूला बन गया? tan a प्लस b का। तो आज के बाद ध्यान रखेंगे ये इंटीग्रल भी आपसे पूछ सकते हैं। लॉग मोड ऑफ tan a प्लस बी का फॉर्मूला पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। ये भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है यदि वो डेप्थ में लेके गया कॉन्सेप्ट को। तो आपको दो ध्यान रखने, सेक एक्स का इंटीग्रल पहला होता है लॉग मोड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और दूसरा होता है लॉग मोड ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस सी। आई होप गाइज ये भी इंटीग्रल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं गाइज नेक्स्ट इंटीग्रल की तरफ, लेट्स सी। देखिए गाइज, यदि आपको कोसेक एक्स का इंटीग्रल सॉल्व करना है, कोसेक एक्स का इंटीग्रल, तो मैंने आपको लिखवा रखा लॉग मोड ऑफ कोसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। ये मैंने लिखवा रखा आपको, ठीक है ना। अब एक बात समझ के चलना मेरी बहुत ध्यान से, कोसेक के साथ कौन आता है? हमेशा कोट आता है। तो आप क्या करेंगे, इसकी भी एक आइडेंटिटी ध्यान रखेंगे। जैसे सेक का ध्यान रखा है, ऐसे कोसेक, कोसेक के साथ कोट आता है। पर कोसेक का डिफरेंशियल जब भी करते हैं, कोट का करते हैं, तो हमेशा माइनस में चलता है ना। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, इसमें कोसेक एक्स लिखा हुआ है तो कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से मल्टीप्लाई, और इसी तरह से कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से डिवाइड किया कॉन्सेप्ट को। अब ध्यान दीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना बन गया ऊपर? तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कितना हो गया? कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो गया? कोसेक एक्स माइनस के कोट एक्स ऑफ डी एक्स। अब देखो नीचे का डिफरेंशियल ऊपर रखा नहीं रखा हुआ है, रखा हुआ है। तो अब एक काम करो, पुट कर लीजिए कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स को टी। बताओ कोसेक एक्स का डिफरेंशियल माइनस के कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, और कोट एक्स का प्लस के कोसेक स्क्वायर एक्स, और एक्स का कितना हो गया? डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। आई होप यहाँ तक बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो मुझे बताइए, तो ऊपर वाले पोर्शन में कितना आ जाएगा इंटीग्रल में? माइनस के, सॉरी इंटीग्रल माइनस में नहीं होगा क्योंकि सारी कॉन्सेप्ट वही लिखा हुआ ऊपर। तो ऊपर कितना आ गया? डी टी, नीचे आ गया टी। बताओ 1 अपॉन टी का इंटीग्रल लॉग मॉडुलस ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। बताओ टी क्या है आपके पास? टी है कोसेक एक्स माइनस के कोट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी।
ये आपके पास वैल्यू आ गई। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये था यदि आपको फॉर्मूला ध्यान रखना हो और आपका एग्जामिनर ने इतना पूछा हो। और डेप्थ में क्या पूछ सकता है, वही कॉन्सेप्ट फिर से हम क्या करेंगे, जो कोसेक और कोट लिखे हुए उन्हें साइन कॉस की फॉर्म में लेके चलिए लॉग। इसे मैं 1 अपॉन साइन, इसे कोस अपॉन साइन, तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस के कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। आपको पता है कॉस के साथ जब भी 1 आएगा तो हमेशा क्या अप्लाई करेंगे, दुश्मनी कर दीजिए अप्लाई। तो लॉग मोड ऑफ 1 माइनस 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि हाफ में ओपन होगा। यदि ऊपर हाफ में ओपन हुआ है तो नीचे भी हाफ में ओपन फॉर्मूला होगा, 2 साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो आपके पास कितना आ गया, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो लॉग मोड ऑफ 10 एक्स बाई 2 प्लस सी। आज के बाद ध्यान रखेंगे ये वाला इंटीग्रल भी आप याद रखेंगे आज के बाद, ठीक है ना। एक इंटीग्रल आपको पता ही है क्या था, एक इंटीग्रल आपने लिखा हुआ है यहाँ पर कि लॉग जो कोसेक एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग मोड ऑफ कोसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स, और एक इंटीग्रल ध्यान रखेंगे लॉग मोड ऑफ 10x बाई 2 प्लस सी। आई होप यहाँ तक पॉइंट पे वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लेट्स सी। ओके गाइज, अब यदि गाइज आपके पास ट्रिग्नोमेट्री किस में आ जाए, प्रोडक्ट में आ जाए, ठीक है, तो अब उसका इंटीग्रल कैसे सॉल्व आउट करेंगे। जैसे सपोज दैट आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है साइन 3x इंटू कॉस 7x ऑफ dx का, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत ईजी में मिलेगा। जब ट्रिग्नोमेट्री प्रोडक्ट में होती है तो याद कीजिए, मैंने आपको एक पॉइंट याद होगा, ध्यान होगा कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या बन गया 2 साइन 3x इंटू कॉस 7x ऑफ dx। ये फॉर्मूला देखो क्या बन गया, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। 2 साइन इंटू कॉस बी क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी, कितना हो गया 10x प्लस साइन ए माइनस बी प्लस सी, सॉरी, ठीक है। अब dx हो गया आपके पास। अब मुझे बताओ क्या इसका इंटीग्रल आप इजीली कर नहीं सकते, अब इजीली हो गया इंटीग्रल करना। बताओ, इसको नॉन में क्रेडिट किया x बन गया क्या साइन एक्स का इंटीग्रल कितना था माइनस के कॉस एक्स, जिसको हम नॉन में एक्स किया अब उसका डिफरेंशियल कितना है 10। इंटीग्रल में कहाँ लिखते हैं डिफरेंशियल को, अपॉन में, इस तरह से माइनस बाहर आ गया। साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना हो गया माइनस के कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 4। समझ में आ गया होगा मैंने क्योंकि डिवाइड किया, प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। तो बस आपके पास आंसर आ गया 1/2 माइनस के कॉस 10x डिवाइड बाई 10 प्लस के कॉस 4x/4 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी, दैट्स सॉल्व। ये आ गया आपके पास कॉन्सेप्ट। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए। आइए एक और समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री की प्रोडक्ट पे क्वेश्चन, लेट्स सी गाइस देखिए, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए कि बताइए साइन एक्स साइन 2x और साइन 3x का इंटीग्रल सॉल्व करा रहा है, तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि मैं ट्रिग्नोमेट्री को किस में नोटिस कर रहा हूँ, प्रोडक्ट में नोटिस कर रहा हूँ। तो जब मैं ट्रिग्नोमेट्री प्रोडक्ट में होती है, आपको मैंने एक पॉइंट समझा रखा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x ऑफ dx। यहाँ तक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब गाइस क्या करना है, ध्यान दीजिए, 2 साइन ए साइन बी, इसको यूज़ करते हैं पहले हम, जो आएगा उसकी प्रोडक्ट फिर साइन 3x से करके फिर उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो बताइए कितना आ गया आपके पास, 2 साइन ए साइन बी, क्या होता है फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी का, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस के कॉस ए प्लस बी इंटू साइन 3x ऑफ dx। यहाँ तक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 1/2 इंटीग्रल कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, इसके साइड मल्टीप्लाई कॉस एक्स इंटू साइन 3x माइनस के कॉस 3x इंटू साइन 3x ऑफ dx। इसका अलग इंटीग्रल सॉल्व आउट कर लीजिए, इसको अलग सॉल्व आउट कर लीजिए। यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर से देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री किस में आ गई है, मल्टीप्लाई में आ गए। जब ट्रिग्नोमेट्री मल्टीप्लाई में आ गए तो आप क्या करेंगे, फिर से 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करेंगे। आप कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें तो यह बन गया आपके पास 2 cos x इंटू साइन 3x ऑफ dx माइनस, यहाँ पे भी आपने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री मल्टीप्लाई में, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया आपने, 2 cos 3x इंटू साइन 3x ऑफ dx। अब मेरी बात को बहुत क्लियरिटी से समझना है इस बात को। 1/2 देखिए,
टू कोसे साइन बी, टू कोसे साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन, ये 1/2, ये 1/2, पूरे में से 1/2 बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी, टू कोसे साइन बी इंटू इसका मतलब होता है साइन ए प्लस बी, ठीक है, प्लस साइन, क्योंकि ध्यान रखना आपको यदि फॉर्मूले याद हैं तो ही आप इंटीग्रल के कॉन्सेप्टों को सॉल्व आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं सॉल्व होने के। जैसे आपने साइन ए टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इस तरह से टू कोस साइन बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, जो प्लस था उसकी जगह केवल माइनस करना है, तो माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। तो माइनस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस के 2x हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इंटीग्रल अभी सॉल्व नहीं हुआ इसका भी, माइनस। अब ये ध्यान दीजिए, टू कोसे साइन ए, दोनों फॉर्मूला एक ही है, साइन ए टू साइन ए इंटू कोसे, क्या होता है फॉर्मूला, टू साइन इंटू कोसे, या टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन टू थीटा, क्योंकि दोनों पे एंगल सेम है, दोनों पे एंगल कैसे आ रहे हैं, सेम। तो क्या बन गया आपके पास, साइन 6 थीटा ऑफ dx। यहाँ तक पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब आपको, ठीक है ना। अब आप इनके इंटीग्रल बहुत ही इजीली कर सकते हैं। देखिए साइन एक्स अपने माइंड में रेडी किया, एक्स क्या बन गया, माइनस के साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस होता है कॉस एक्स, जिसको माइंड में एक्स रेडी किया उसका डिफरेंशियल उसके इंटीग्रल में आ जाएगा, साइन माइनस थीटा प्लस के साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन 2x का क्या कितना हो गया, कॉस 2x, वो भी किस चीज़ का, माइनस का, और डिवाइड में कितना आ गया 2, माइनस साइन 6x का माइनस होता है, तो माइनस बन गया प्लस के 6x, डिवाइड में कितना आ गया 6। ये समझ में आ रहा होगा डिवाइड में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसको अपने माइंड में एक्स रीड किया, एक्स रीड करके फिर उसको दोबारा डिफरेंशिएट किया, उसका इंटीग्रल अपॉन में लिखा, प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी, दैट्स ऑल। कैलकुलेट करके यहाँ पे इसका आंसर गेट कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि ट्रिग्नोमेट्री प्रोडक्ट में आपको गेट हो जाती है तो आप इस टाइप के क्वेश्चनों को इस तरीके से इनको डील कर सकते हैं। आई होप गाइज ये कॉन्सेप्ट भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे ट्रिग्नोमेट्री यदि प्रोडक्ट्स में होती है तो हम कैसे कॉन्सेप्ट को डील करते हैं। ओके, चलते हैं गाइज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, अब हम चलते हैं सब्स्टिट्यूशंस के अंदर का जो पार्ट्स है उसमें हम पढ़ने वाले हैं सम स्पेशल इंटीग्रल, ठीक है। अब सम स्पेशल इंटीग्रल के समझेंगे क्या है सम स्पेशल इंटीग्रल। देखिए गाइज, यदि आपको इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए आ जाए, ध्यान देना इस पॉइंट पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1/x² प्लस a² ऑफ dx का इंटीग्रल, तो डायरेक्ट याद रखेंगे फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे इंटीग्रल का, यदि आपसे इंटीग्रल सॉल्व कराता है 1/x² माइनस a² ऑफ dx का, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे 1/x² माइनस a² का इंटीग्रल होता है 1/2a log mod ऑफ x माइनस a डिवाइड बाई x प्लस a प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। और यदि आपको इंटीग्रल सॉल्व करना हो 1/a² माइनस x² ऑफ dx का, तो 1/2a log mod ऑफ a प्लस x डिवाइड बाई a माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। और यदि आपको इंटीग्रल सॉल्व करने हो स्क्वायर रूट के अंदर के, ठीक है ना, 1/रूट आपके पास शुरुआत होती है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस पॉइंट का, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, a² माइनस x² के रूट में शुरू हो रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट रूट में आ जाए तो ध्यान रखेंगे साइन इनवर्स x/a प्लस c, यदि 1/रूट a² माइनस x² आ जाए, यदि इंटीग्रल आ जाए 1/रूट x² माइनस a² का, ये ध्यान रखेंगे 1/रूट x² माइनस a² इंटीग्रल होता है log mod ऑफ x प्लस रूट x² माइनस a² प्लस c का। और यदि इंटीग्रल ध्यान रखेंगे 1/रूट x² माइनस a² ना होकर इंटीग्रल में आ जाए आपके पास कॉन्सेप्ट 1/रूट a² प्लस x² ऑफ dx का इंटीग्रल, तो आप लिखेंगे log mod ऑफ x प्लस रूट x² प्लस a² प्लस c। ये 6 फॉर्मूलेज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं गाइस। मैंने आपसे ये सारे फॉर्मूलेज को यदि मैं आपसे डिस्कस करूँ तो मैं अभी प्रूफ भी कराऊंगा आपको कुछ फॉर्मूलोज का, बाकी फॉर्मूलेज आप बुक से भी देख सकते हैं गाइस, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको कुछ बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि आपको भूले ना हो डिफरेंशियल में कुछ बातें समझाई थी, यदि तुम्हें ध्यान होगी कुछ बात मैंने ये डिस्कस की थी, यदि x² माइनस a², यदि वेरिएबल में से नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वेरिएबल में से नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आप पुट कर देते हैं एक्स की जगह कुछ भी पुट कर देते हैं सेक थीटा, या आप पुट कर देते हैं कोसेक थीटा, ठीक है। दूसरा पॉइंट a² माइनस x² वाली फॉर्म होती है, यदि नंबर में से
एक्स वेरिएबल सब्ट्रैक्ट होता तो याद कीजिए आप पुट कर देते एक्स इजकल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। याद कीजिए नेक्स्ट पॉइंट, यदि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यदि वेरिएबल ऐड हो रहा होता था तो आप पुट करते हैं एक्स इजकल टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। ठीक है, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट थे जो मैंने आपसे डिफरेंशियल में डिस्कस भी किए थे, शायद आपको ध्यान भी आ गए होंगे। ठीक है ना। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको ऐसे ही डील करके दिखाऊंगा जैसे मैंने यहाँ लिख के दिखाए हैं आपको तीनों कंडीशंस। जैसे पहला ही फॉर्मूला है मेरे पास जो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, जिसका इंटीग्रल मुझे बताना है कि 1/x² प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल मुझे सॉल्व करना है। तो सिंपल सा फॉर्मेट है, पुट कीजिए। देखो वेरिएबल है ना, किसी नंबर के साथ ऐड हो रहा है तो मैंने अभी बताया था आपको, पुट क्या करते हैं ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, ये पुट करेंगे। तो पुट कीजिए x की जगह ए टेन थीटा, यानी x की जगह आपने क्या रख दिया ए टेन थीटा रख दिया, तो x का डिफरेंशियल dx, ए टेन थीटा का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का कितना हो गया टी थीटा, क्योंकि x डिपेंडेंट और थीटा हो गया आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो dx अपॉन टी थीटा लिखता मैं यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ तक बात आई होप आपको क्लियर होगी। तो अब देखिए इंटीग्रल कितना हो गया आपके पास, ध्यान से समझना इस बात को। देखिए dx की जगह कितना आपके पास आ गया ए सेक स्क्वायर थीटा ऑफ डी थीटा, डिवाइड में आ जाइए आप। डिवाइड में कितना लिखेंगे आप, x की जगह कितना हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। समझ में आ गई होगी बातें यहाँ तक। तो अब मुझे बताइए ए स्क्वायर नीचे से कॉमन लेके ऊपर वाला हो गया कैंसिल आउट, तो कितना रह गया 1/a, ऊपर बन गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे आ गया 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। आप ये बताइए 1/a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। आई होप ये भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेक स्क्वायर थीटा तो 1/a कितना आपके पास रह गया ओनली डी थीटा। अब ये बताओ कांस्टेंट क्वांटिटी बची, और कांस्टेंट क्वांटिटी का आपको इंटीग्रल पता है कितना होता है, बताइए। कांस्टेंट इंटीग्रेशन का जो इंटीग्रल होता है जिसके रिस्पेक्ट में करे तो वही आता है थीटा प्लस सी। अब आंसर किस में देना है, आंसर हमें देना होता है एक्स की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि इंटीग्रल पूछा किसकी फॉर्म में गया था, एक्स की फॉर्म में, तो आंसर भी किस में देना होगा एक्स की फॉर्म में। थीटा की फॉर्म में थोड़ी देंगे, थीटा तो हमने अपने अकॉर्डिंग लेट किया है। थीटा क्या होगा यहाँ से गेट कर लीजिए, थीटा की वैल्यू बताओ कितनी आ गई आपके पास 1/a, यहाँ से गेट करो तो कितना हो जाएगा टेन इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। तो आज के बाद ध्यान भी रखेंगे इस फॉर्मूले को कि जो आपके पास इंटीग्रल होता है 1/x² प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल वो कितना होता है आपके पास। आज के बाद ध्यान रखेंगे 1/x² प्लस ए स्क्वायर का यदि आपको इंटीग्रल करना होगा तो कितना होगा 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। आई होप यहाँ तक पॉइंट भी अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लेट्स सी। ओके गाइस, अब बात समझेंगे इसके इंटीग्रल की। यदि आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है 1/x² माइनस ए स्क्वायर ऑफ dx का, तो आप इसका इंटीग्रल कैसे डील करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। वेरिएबल में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमेशा क्या पुट करते थे x इजकल टू, जो हमेशा पुट करेंगे ए सेक थीटा, ठीक है, या कोसेक थीटा जो है आपके पास। तो यहाँ पे जब आप थीटा पुट करेंगे तो इंटीग्रल थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो जब थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो जिसके रिस्पेक्ट में करे वो भी थीटा की रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, dx अपॉन डी थीटा बनता, मैं इधर ले गया वो थीटा को, ध्यान से समझ में आ रहा है ना, क्योंकि x है डिपेंडेंट और थीटा है इंडिपेंडेंट। तो ए सेक थीटा कितना हो गया सेक थीटा इंटू टेन थीटा ऑफ डी थीटा। यहाँ तक भी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ऊपर वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो गया ऊपर ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई एक्स के रिप्लेस पे आ गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के ए स्क्वायर। आई होप यहाँ तक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ए स्क्वायर ऊपर से नीचे से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लीजिए आप, कितना रह गया आपके पास मुझे बताइए यहाँ पर 1/a, तो ऊपर रह गया आपके पास सेक थीटा इंटू टेन थीटा, नीचे आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 ऑफ डी थीटा, तो 1/a सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है आपके पास, आई होप आपको याद होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा ऑफ डी थीटा। 10 से एक 10 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास गेट हो गया 1/a सेक थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा ऑफ डी थीटा। यहाँ तक भी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आपको पता है सेक और टेन जब भी आ जाए तो हमेशा कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, साइन और कॉस की फॉर्म में, 1/cos थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऑफ डी थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, 1/sin थीटा क्या लिखा जाएगा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा को लिखते हैं हम लोग कोसेक थीटा ऑफ
डी थीटा। और कोसेक थीटा का इंटीग्रल आज ही सिखाया है आपको, बताइए कितना होता है, log mod ऑफ कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। आंसर तो आ रहा मेरा थीटा में, पर क्वेश्चन दिया गया था एक्स वेरिएबल में, तो अब थीटा को कन्वर्ट करना होगा एक्स में। पर कैसे करेंगे यहाँ समझिए। अब यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, और राइट ट्रायंगल बनाकर आप मुझे बताइए आपने सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन ए। और सेक थीटा क्या होता है आप बताएंगे, क्योंकि कोस क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितनी है, एक्स, बेस कितना है इसका, ए, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, रूट एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर ही हो गया। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए बस। लोग कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसके साइड आई होप 1/a चल रहा था, है ना। यहाँ तक बात आपको अच्छे से क्लियर होनी होगी, ठीक है। 1/a, तो माइनस कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है ए, परपेंडिकुलर कितना है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी 1/a लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो एक बार इस तरह लिख लो, एक बार प्लस और एक बार माइनस, प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। देखो इससे रूट में कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, रूट टाइम्स एक्स माइनस ए, क्योंकि रूट के अंदर तो रूट टाइम्स कैंसिल हो सकता है, 1/a लॉग रूट एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। अब आप इस रूट को कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए की पावर 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। अब इस 1/2 को साइड में भी तो ला सकता हूँ, याद करो लॉग ए की पावर एम कितनी होती है, एम लॉग ए, याद आ गया होगा पॉइंट। यदि किसी की पावर लगी हुई तो हम क्या कर सकते हैं, साइड में ले सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं वैसे 1/2a लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। आई होप ये भी डेरिवेशन अब आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये डेरिवेशन भी है और साथ में मैं इसे क्वेश्चन भी ट्रीट करा रहा हूँ, एज ए ट्रीट क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि जो मैं सम स्पेशल मेथड आपको पढ़ा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशंस का, ये मुझे पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को टाइप नंबर 1। क्या पढ़ाया जा रहा है, टाइप नंबर 1 सम स्पेशल मेथड का टाइप नंबर 1 चल रहा है आपके पास, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट इंटीग्रल की तरफ, लेट्स सी। ओके गाइस, अब एक और इंटीग्रल समझते हैं हम लोग। यदि इंटीग्रल आपको सॉल्व करना हो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx का, तो अब इसका इंटीग्रल कैसे डील करेंगे, बात समझते हैं इस कॉन्सेप्ट की। देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी नंबर में से वेरिएबल माइनस हो रहा है, तो क्या पुट करेंगे आप ये बताइए। आप पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, ए मतलब ये, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रल में क्या लिखा हुआ है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटीग्रल जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपने जब एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट किया तो इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया, थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो फिर जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो भी थीटा का होना चाहिए, तो डी एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा कितना बन गया आपके पास, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब इंटीग्रल सॉल्व कर लीजिए आप, कितना आ गया आपके पास, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आई होप यहाँ तक बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नीचे से स्क्वायर कॉमन लेके ऊपर वाले से कैंसिल आउट, तो 1/a ऊपर रह गया कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल, 1/a इंटीग्रल 1 कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा ऑफ डी थीटा। अब मुझे बताओ सेक थीटा का इंटीग्रल कितना होता है, सेक थीटा का इंटीग्रल लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ सेक थीटा प्लस के टेन थीटा प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। ये किसकी वैल्यू होती है, आई की। अब मुझे बताइए जब आप इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं तो उस इंटीग्रल के पर्पज़ में आपने क्या सॉल्व किया, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है ना, और एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट किया ना। अब मुझे बताओ राइट ट्रायंगल बना के, राइट ट्रायंगल के केस में, ठीक है, सेक थीटा की जो वैल्यू है आपके पास, जो साइन थीटा है वो कितना है, एक्स अपॉन ए है, ठीक है ना, क्योंकि आपको इनकी वैल्यू चाहिए सेक और टेन की। तो कैसे निकालें, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन ए, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एक्स हाइपोटेनियस हो गई ए। आपको बेस निकालना, तो बेस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास। बस आपको क्या करना है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है 1/a लॉग। सेक क्या होता है आपके पास, ये बताओ, सेक थीटा क्या होता है,
सेक थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, दिस, अपॉन हाइपोटेनियस हो गया दिस, तो यानी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है एक्स, बेस कितना है आपके पास, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिए 1 मिनट, सॉरी ये पॉइंट कुछ गलत लिखा गया है, ध्यान देना एक बार। सेक थीटा क्या होता है आपके पास, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस है ए, अपॉन बेस है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये पॉइंट थोड़ा मिस्टेक लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपके पास था 1/a लॉग ए अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टेन थीटा था आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। अब मुझे बताइए आपके पास 1/a लॉग, एलसीएम ले लीजिए, ए प्लस एक्स डिवाइड बाई, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लिख सकता हूँ उसमें, रूट के अंदर का पोर्शन है। आई होप ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए ये इससे कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट टाइम्स, तो रूट ए प्लस एक्स आ जाएगा, तो 1/a लॉग आपके पास आ गया ए प्लस एक्स रूट में डिवाइड बाई ए माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। क्या मैं रूट को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स की होल पावर 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी, और ये पावर और पता आपको कहाँ पहुँच जाएगी, साइड में, तो कितना हो जाएगा 1/2a लॉग mod of a plus x डिवाइड बाई a माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। आई होप गाइज ये कॉन्सेप्ट भी, ये डेरिवेशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो गाइज यदि आपको इस टाइप की कोई कंडीशन जो लिखा हुआ है, जैसा मैंने आपको समझा रखा है, ऊपर यदि 1 है तो मुझे ऊपर 1 ही चाहिए। यहाँ पे x का कोई कॉफिशेंट नहीं है तो x का कॉफिशेंट ही नहीं चाहिए, सिंपल x चाहिए, तो केवल x ही लूँगा, चाहे कोई सा भी। मैंने अभी तक क्वेश्चन तुम्हें जो स्पेशल केस लिखवाए हैं उन इस सभी स्पेशल केसेस में ये चीज़ ध्यान रखनी है आप। यदि मैंने स्पेशल केस में कोई भी चीज़ आपको डिस्कस की हुई है, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ध्यान रखो इस चीज़ का, ऊपर 1 है तो ऊपर 1 ही चाहिए मुझे। एक्स के कोई कॉफिशेंट में कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई है तो एक्स के कॉफिशेंट में कोई मुझे वैल्यू भी नहीं चाहिए। यदि 2x स्क्वायर भी लिखा हुआ है तो पहले 2 पूरे में से कॉमन लीजिए, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, तब ये फॉर्मूले आप अप्लाई करेंगे। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी की जो 4th 5th 6th है इनके डेरिवेशन आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी है गाइज। यदि आपको कोई डाउट्स हैं तो आप वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी और भी कोई आपके डेरिवेशन रह जाए तो आप उसमें से मुझसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं और इजीली मैं उसका आप जवाब अच्छे से दे सकता हूँ आपको, ठीक है ना गाइज। तो कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको एक बार रीड करेंगे, इसे खुद सेल्फ प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, जैसे पुटिंग सिस्टम में मैं भी समझा रहा था आपको। ओके, चलते हैं गाइज इनके क्वेश्चनों की तरफ, लेट्स सी गाइज।